कहानी की शुरुआत एक घायल लड़की से होती है जिसका नाम लिन है और वो बदसूरत मॉन्स्टर्स के एक झुंड से बचते बचते भाग रही है। भागते हुए वो सोचती है कि पता नहीं उसका छोटा भाई बीस्ट कोर हासिल कर पाया या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए एक मॉन्स्टर उस पर कूदता है और उसे गिरा देता है। फिर सारे मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं और लगता है आज रात वो इनका खाना बन जाएगी। तभी जैसे ही एक मॉन्स्टर उसे काटने वाला होता है, एक भाला उड़कर आता है और मॉन्स्टर्स को पीछे हटा देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ योद्धाओं का एक ग्रुप बड़े बड़े भेड़ियों पर सवार होकर वहां पहुंचता है। उनका लीडर वुआंग अपने वाइस कमांडर से कहता है कि वो खुद संभालेगा और फिर एक दमदार बर्फ वाला जादू कर देता है। सब लोग उस जवान लीडर को हैरानी से देखते रह जाते हैं जब वो उड़ने लगता है और पूरा हीरो वाला ऑरा ले लेता है और फिर बिल्कुल जीनू की तरह एक ही बार में उन सारे बदसूरत मॉन्स्टर्स को वन शॉट कर देता है। उसी रात हम देखते हैं कि वो जवान लीडर सपने में एक खूबसूरत औरत को देखता है जो उससे कहती है कि आज से तुम और मैं पति पत्नी हैं। लेकिन वुआंग कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसकी नींद टूट जाती है और सामने उसके वाइस कमांडर का मोटा सा चेहरा होता है। वो वुआंग से कहता है कि जो लड़की उन्होंने बचाई थी वो उससे मिलने का इंतजार कर रही है और पूछता है कि क्या उसे शावकों को खिला दें या कुछ, पर वो वुआंग उसे पागल कहकर रोकता है और सब उसके पास चल देते हैं। दूसरी तरफ लिन लीडर के सजावटी घर को देखकर सोचती है कि ये आदमी तो बहुत अमीर होगा। तभी वुआंग अंदर आता है, अपने सिंहासन पर बैठता है और लड़की को देखता है। उसे वो बहुत सुंदर लगती है तो वो उसके लिए एक आरामदायक कुर्सी मंगवाता है और लिन भी मन ही मन उसे देखकर वही सोचती है। वुआंग पूछता है कि क्या वो अपने छोटे भाई और बहन से मिल चुकी है। लिन हाँ कहती है और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन वुआंग पूछता है कि इतनी कमजोर होकर वो नॉर्दर्न वाइल्डरनेस में क्या कर रहे थे। लिन बताती है कि वो व्हाइट हॉफिंच नाम के अफवाह वाले पक्षी मॉन्स्टर का बीस्ट कोर ढूंढ रहे थे ताकि उनकी सेक्ट के ब्लीडर्स वाली बीमारी का इलाज हो सके। वुआंग कहता है कि उसके पास ऐसे कोर्स बहुत हैं और वो एक दे सकता है मगर मुफ्त में नहीं। वो कहता है कि 3 में से किसी एक को यहां रहकर उसके लिए 6 साल सेवा करनी होगी और बाकी 2 कोर लेकर जा सकते हैं। लिन थोड़ा सोचती है और कहती है कि वो उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए खुद पीछे रह जाएगी। वुआंग मुस्कुराता है और कहता है कि उसके भाई बहन ने भी यही कहा था। फिर वो वाइस कमांडर को आदेश देता है कि छोटे भाई बहन को कोर के साथ जहाज से दक्षिण भेज दे और वो मन ही मन सोचता है कि लिन कितनी भोली लेकिन अच्छी है और तय करता है कि उसे 1-2 सबक भी सिखाएगा। इसके बाद वुआंग बताता है कि उसका नाम असल में चेंगबा है लेकिन उसने एक ताओइस्ट नाम वुआंग अपनाया है। फिर वो उसका नाम पूछता है। लीन कहती है कि वो तो बहुत साधारण है और बताती है कि वो बचपन से विन मून सेक्ट की मेंबर है और अपने मास्टर जॉर्डैंग के नीचे 30 साल से अभ्यास कर रही है। वो कहती है कि उनकी सेक्ट में कुछ शिष्य हैं, मगर वुआंग उसे बीच में काटकर कहता है कि वो तो एक छोटा सा गुमनाम सेक्ट है जिसमें कोई टैलेंट नहीं और उसकी उम्र बस 40 है। लिन कहती है कि उसके मास्टर ने कहा था कि कोर कंडेंसेशन स्टेज वाला छात्र 1000 साल जी सकता है, लेकिन वुआंग फिर से उसे बीच में रोकता है और कहता है कि उसे पता है इंसानी रियल में लोग 2 तरह की खेती पर ध्यान देते हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल। वो कहता है कि लिन का ब्लड काई बहुत कमजोर है, इसीलिए उसने स्पिरिचुअल रास्ता चुना, लेकिन वो अभी तक उड़ भी नहीं सकती, मतलब वो गोल्डन कोर स्टेज से भी नीचे है। ये सब सुनकर लिन शर्म से नीचे देखती है और मान लेती है कि वो ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज में बस एक शुरुआती है और इससे वुआंग हंसकर उसे फिर से कमजोर कह देता है। लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है कि क्या वो सच में इतनी बेकार है। फिर वो अपनी दुख वाली उपलब्धियां गिनाने लगती है कि उसने 10 साल एल्केमी सीखी, फिर भी भट्टी ऐसे फोड़ देती है जैसे एक नूब। उसका टैलेंट तो एक नए स्टूडेंट से भी कम है और उसे अपने मास्टर के सामने क्यूट बनना भी नहीं आता। ये कहकर वो रोने लगती है और घुटनों पर गिरकर अपनी माँ को याद करती है। कहती है काश उसने माँ की बात मानी होती और मॉर्टल रियल में शादी कर ली होती। उसे ऐसे देखकर वुआंग घबरा जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। वो वाइस कमांडर से कहता है कुछ करो, लेकिन वाइस कमांडर ये ड्यूटी एक गार्ड पर डाल देता है जो बोलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और लिन के पास कोई संपत्ति भी नहीं है। ये सुनकर लिन की हालत और खराब हो जाती है और उसकी बेवकूफ आत्मा उसके मुंह से निकलने लगती है। वुआंग उठकर कहता है कि हर किसी की जिंदगी में नीचे वाले दिन आते हैं और लिन इतनी भी बुरी नहीं है। वो कहता है कि वो गारंटी नहीं दे सकता कि वो कितनी सुधरेगी, लेकिन अगर वो सही से उसकी सेवा करे तो कोई उसे नीची नजर से नहीं देख पाएगा। वाइस कमांडर भी कहता है कि वुआंग नॉर्दर्न वाइल्डरनेस का सबसे युवा सीनियर स्टार प्रीस्ट है और उसकी सेवा का मतलब उज्जवल भविष्य है। ये सुनकर लिन खुशी से उठती है, लेकिन वुआंग उसे दूरी रखने को कहता है और सब उसके कमरे की तरफ चल देते हैं। कमरे में जाकर लिन पूछती है कि क्या उन्हें ये सब सबके सामने ही करना होगा और सोचती है शायद उनकी ट्राइब में कोई अजीब रिचुअल है। फिर वो उतावली मछली की तरह कूदकर उसके बिस्तर में चली जाती है।
वू वांग पूछता है वो क्या कर रही है और कहता है पहले बस उसका हाथ छू कर देखो। लेकिन जैसे ही लिन उसका हाथ छूती है उसके शरीर में जोरदार झटका दौड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। बाद में उसी दिन वू वांग अपने घर के बाहर बैठा होता है और नीचे से उसे हाथ हिलाती सुंदरियों को देख रहा होता है। वो ठान लेता है कि अपनी इस अजीब बीमारी का इलाज वो किसी भी तरह ढूंढेगा। तभी लिन आकर उसके पास बैठती है और पूछती है क्या वो ठीक है। वू वांग उसे कहता है इस बारे में बात मत करो। फिर उंगलियां चटकाकर अपने आदमियों को बोलता है कि एक आरामदायक कुर्सी और कुछ मिठाइयां लगा दो। फिर वो लिन से कहता है कि सही समय आने पर वो इंसानी रियल्म जाना चाहता है और जब जब वो उसके साथ समय बिताएगी वो उसे इनाम देगा, लेकिन बदले में उसे इंसानी रियल्म और वहां के कल्टीवेशन तरीकों के बारे में सब बताना होगा। फिर वो उसे हे कहकर बुलाता है और कहता है कि दशकों से अभ्यास करने वाली को इंसानी कल्टीवेशन की बहुत जानकारी होगी। लिन मुंह फुलाकर कहती है उसका नाम हे नहीं है, लेकिन जब वो वांग पूछता है क्या बोली तो वो कह देती है कि लिटिल हे उसे सब बता देगी। इसके बाद लिन वू वांग के साथ अंदर जाती है। वू वांग उससे इंसानी कल्टीवेशन पर ढेर सारे सवाल पूछता है और उसके साथ अभ्यास शुरू कर देता है। वो अपने पागल टैलेंट से इतनी जल्दी सब सीखता है और इतने स्मार्ट सवाल पूछता है कि लिन का छोटा सा दिमाग घूम जाता है। जब वो उससे सब सीख लेता है तो वो कहता है अब हाथ छूकर उसे सुला दो और अगली दोपहर तक उसे जगाना। वो सो जाता है और लिन उसके सवालों का सही जवाब देने के लिए इंसानी कल्टीवेशन के सारे स्क्रोल्स पढ़ने लगती है, लेकिन खुद ही सो जाती है। अगले दिन वांग उसे जगाकर चिढ़ाता है कि लिटिल हे तो बहुत आलसी है। तभी उसका शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लगता है और लिन चौंक जाती है, लेकिन फिर उसका शरीर बिगड़ने लगता है। वो खून खांसता है और रुक जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसकी स्टार समनिंग टेक्निक्स इंसानी कल्टीवेशन टेक्निक्स के साथ कंपैटिबल तो नहीं है। फिर वो सांस को ठीक करके अपने शरीर में काई के बहाव को रीसेट करने लगता है। आंखें बंद करते ही उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो स्टार टेम्पल से टेलीपैथी के जरिए बात कर रही होती है और पूछती है कि वो इंसानी कल्टीवेशन सीखने की कोशिश क्यों कर रहा है। वांग जवाब देता है कि इससे उसकी जिंदगी लंबी हो सकती है और शायद बीमारी भी ठीक हो जाए। उसकी माँ चेतावनी देती है कि जिंदगी किस्मत से तय होती है और स्टारी लॉर्ड्स को यह पसंद नहीं आएगा कि वो बीच में दखल दे। लेकिन फिर वो कहती है कि उसे अफसोस है कि वो उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पाई और उसे ट्रेनिंग जारी रखने देती है। वो उसे एक आर्टिफैक्ट देती है जो उसे स्टारी लॉर्ड की नजर से छुपाएगा और कहती है ट्रेनिंग में सावधान रहना। इसके बाद वांग होश में लौटता है और लिन से कहता है कि वो बाहर चलेंगे और उसकी दादी को टहलाने ले जाएंगे। और उसकी दादी सच में काफी चिल लेडी निकलती है। वो बताती है कि उसका पिता अभी भी लंबे बालों वाली ट्राइब के साथ कुछ मामलों में बिजी है। फिर वो कहती है कि आमतौर पर नए चीफ का पहला ट्रायल एक 300 साल पुराने थॉर्न बैक्ड बीस्ट से लड़ना होता है, लेकिन उसके पिता ने उसके पहले ट्रायल के लिए एक 1000 साल पुराना बीस्ट मंगवाया है। वांग कहता है कि वो उसके भले के लिए कर रहा है और दादी कहती है अच्छा है कि वो समझता है। दादी कहती है कि उसने कुछ आदमियों से चुपके से बीस्ट को घायल करने को कहा है ताकि उसके लिए आसान हो, क्योंकि वो उसका इकलौता पोता है और वो उसकी परवाह करती है। वो उसकी बीमारी के बारे में भी पूछती है और कि क्या इंसानी रेल्म से लाई औरत से कुछ फर्क पड़ा। वू वांग कहता है नहीं, मगर वादा करता है कि इलाज ढूंढेगा और दादी को ढेर सारे परपोते देने वाला सौदा भी पूरा करेगा। अगले दिन वांग नए चीफ के तौर पर अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार होकर थॉर्न बैक्ड बीस्ट से लड़ने निकलता है। स्टेडियम में पहुंचकर दोनों एक दूसरे की तरफ टकराने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बस तभी एक शूटिंग स्टार उनके पास आ गिरता है और वो एक बहुत बड़ा मेमथ जैसा मॉन्स्टर निकलता है जिसे उसकी दादी स्टारी लॉर्ड्स की ब्लेसिंग कहती है। दूसरी तरफ हम वांग की माँ लेडी किंगसू को अपने मंदिर से बाहर निकलते देखते हैं कि वो परिवार की मदद करे, लेकिन एक दूसरा सीनियर सन प्रीस्ट उसे रोककर कहता है कि नॉर्दर्न वाइल्डरनेस के नियम के मुताबिक वो दखल नहीं दे सकती। बाकी प्रीस्ट भी उसे धैर्य रखने को कहते हैं क्योंकि उनका काम नॉर्दर्न वाइल्डरनेस के सारे क्लैंस के बीच बैलेंस बनाए रखना है। उधर बेयर हग ट्राइब में वो स्टार ब्लेसिंग मॉन्स्टर एक ज्वालामुखी जैसी दहाड़ मारता है और जमीन पर पैर पटकता है तो उसके पांव के नीचे से लावा फूट पड़ता है। उस बदसूरत मॉन्स्टर को देखकर लिन के पसीने छूट जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये प्राचीन किताबों वाला आदमखोर बीस्ट जुआई है। वो कहती है कि इतने बड़े मॉन्स्टर की उम्र तो 10,000 साल होनी चाहिए और वो सोचती है कि ये यहाँ क्यों है, क्योंकि इंसानी रेल्म में इमॉर्टल्स ने इन्हें बहुत पहले मार दिया था। तभी वो मॉन्स्टर ज्वालामुखी मीटियोर स्ट्राइक छोड़ता है और गांव में आग लगा देता है। सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर वो वू वांग को आसमान में एक विशाल बर्फ वाला स्पेल तैयार करते देखते हैं। वो वाइस कमांडर से कहता है सबको बाहर निकालो और फिर एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा मॉन्स्टर पर मारता है, लेकिन उस विशाल बीस्ट को लगभग कोई नुकसान नहीं होता। वू वांग हैरान रह जाता है, पर भागने की जगह वो उसे सामने से लेने का फैसला करता है और
फ्रीजिंग गेल जुच्छू चलाता है, मगर मॉन्स्टर पलटकर लड़ने की जगह बस लोगों की निकासी पर ध्यान देता है और इससे वू वांग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ऊपर उड़ता है और अपना सबसे मजबूत अटैक छोड़ने का मन बना लेता है और एक विशाल बर्फ का भाला बनाना शुरू कर देता है। इसी बीच लिन देखती है कि कुछ सनकी लोग जलते गांव के बीच में स्टार लेडी से प्रार्थना कर रहे हैं। वो पूछती है कि जब उनका चीफ अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तब ये लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं ये स्टार लेडी की ब्लेसिंग है और उन्हें आभार दिखाना है। लिन सोचती है कि क्या ये सच में दिखने जितने ही बेवकूफ हैं। तभी वुआंग की दादी उसके पास आती है और अपना परिचय देती है कि वो उनकी ट्राइब की पूर्व चीफ प्रीस्ट है और वो लिन से कहती है उसे फ्रंट लाइन तक चुपके से ले चलो क्योंकि दूसरे प्रीस्ट उसे जाने नहीं देंगे। दादी कहती है कि बस वही इस मॉन्स्टर को रोक सकती है और वो अपने पोते की मदद करना चाहती है। लिन मान जाती है और बूढ़ी औरत को उस विशाल मॉन्स्टर की तरफ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ वू वांग अपनी सीमा पर पहुंच जाता है और विशाल बर्फ का भाला बनाने में लड़खड़ाता है, लेकिन फिर वो अपने महान पूर्वज चक नॉरिस को याद करके खुद को संभालता है। वो सोचता है कि इतनी ऊंचाई से अगर वो भाला फेंकेगा तो टकराने से पहले पिघल जाएगा और मॉन्स्टर पर बस एक बड़ा सा शॉवर पड़ेगा। फिर वो हवा और बर्फ की स्टार समनिंग टेक्निक्स को मिलाने का फैसला करता है और हवा से बर्फ के भाले के चारों ओर एक इंसुलेटिंग परत बना देता है। फिर वो आखिरी ताकत लगाकर वो विशाल भाला मॉन्स्टर पर फेंक देता है और उसी वक्त लिन दादी को मॉन्स्टर के सामने उतार देती है। दादी लिन से कहती है वुआंग से कहना कि वो उसकी मौत का बोझ अपने ऊपर न ले और नॉर्दर्न वाइल्डरनेस उसके महान टैलेंट के लिए बहुत छोटा है। फिर वो अपनी ओपी बूढ़ी दादी टेक्निक से अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को जकड़ देती है और इसी वजह से वू वांग का स्पेल सीधे बीच में लग जाता है और वो मॉन्स्टर को मोटी बर्फ और अर्थ एलिमेंट्स में दबाने में कामयाब हो जाते हैं। उस रात वू वांग अपनी दादी का अंतिम संस्कार करता है और लिन उसे दादी के आखिरी शब्द बताती है। ये सुनकर वू वांग बाहर भागता है, उड़कर मॉन्स्टर वाली जगह पहुंचता है और अपनी ताकत की कमी पर झुंझला जाता है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो स्पिरिचुअल रेल में उससे मिलने चला जाता है। उसकी माँ कहती है कि सन प्रीस्ट होने के नाते अगर किसी और ट्राइब के साथ भी ये होता तो वो वही करती, इसीलिए इस बार भी उसे नियम पर टिकना पड़ा। फिर वो पूछती है क्या उसे चोट लगी। वू वांग कहता है वो ठीक है, मगर दादी नहीं बची। वो अपनी माँ से स्टार ब्लेसिंग के बारे में पूछता है कि इसका मतलब क्या है। ये सुनकर माँ तय करती है कि अब सच बताने का समय आ गया है। वो समझाती है कि प्राचीन लॉर्ड्स की लड़ाई में स्टार लेडी का हेवनली पैलेस जीत रहा था और नॉर्दर्न वाइल्डरनेस उसकी जीत की ट्रॉफी बना। इसी वजह से बाकी 8 विल्डरनेस के लॉर्ड्स उनके इलाके पर हमला नहीं कर सकते। युद्ध के बाद स्टार लेडी अपनी चोटें भरने के लिए सो गई, लेकिन उसे डर था कि उसके आराम करते करते कोई उससे भी ताकतवर पैदा हो जाएगा। इसलिए उसने 7 सन प्रीस्ट बनाए और उन्हें स्टार समनिंग टेक्निक्स दे दी ताकि वो पूरे नॉर्दर्न वाइल्डरनेस को कंट्रोल कर सकें। माँ कहती है कि जब भी स्टार लेडी को लगता है कि नॉर्दर्न वाइल्डरनेस की कोई ट्राइब इतनी मजबूत हो रही है कि बैलेंस बिगाड़ दे, तो वो अपने बालों से बना मॉन्स्टर भेज देती है ताकि वो उन्हें खत्म कर दे। ये सुनकर वुआंग पूछता है कि अगर बैलेंस बनाए रखने के लिए है तो क्या तब ट्रिगर होगा जब सारी ट्राइब्स एक साथ मजबूत हो जाएं। माँ कहती है वो पक्का नहीं कह सकती और सलाह देती है कि वो स्टार लेडी की इच्छा के खिलाफ न जाए क्योंकि वो इतना भी मजबूत नहीं कि उसे चुनौती दे सके। इसके बाद वुआंग फिजिकल रेल में लौटता है और कहता है कि अगर ये स्टार लेडी की ब्लेसिंग है तो उसे स्वीकार करना होगा। फिर वो गांव लौटकर मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करता है और बताता है कि 1200 लोग मरे जबकि 3500 से ज्यादा लोग मॉन्स्टर से घायल हुए। वो कहता है कि अगर दादी की कुर्बानी न होती तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा होते। बाकी प्रीस्ट उसे दिलासा देते हैं कि ये उसकी गलती नहीं और ये स्टार लेडी की ब्लेसिंग थी। ये सुनकर वोंग मुड़कर उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी सोचा है कि स्टार ब्लेसिंग हर 100 साल में क्यों होती है और हमेशा नॉर्दर्न इलाके की सबसे मजबूत ट्राइब को ही क्यों निशाना बनाती है। फिर वो स्टार ब्लेसिंग की एक बढ़िया सी कहानी बना देता है और कहता है कि स्टार लेडी नॉर्दर्न वाइल्डरनेस के सब लोगों से प्यार करती है, इसलिए वो सबसे मजबूत ट्राइब को परखने के लिए अपने मॉन्स्टर्स में से सबसे कमजोर मॉन्स्टर भेजती है। लेकिन सैकड़ों सालों से सब उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और कोई भी उस मॉन्स्टर को मार नहीं सका। वो कहता है कि इस बार वे दिखाएंगे कि वे उसकी ब्लेसिंग के काबिल हैं और इस चुनौती को पार करेंगे। और वो जोड़ देता है कि ये सब उसने अपनी दादी के आखिरी पलों की एनलाइटनमेंट से सीखा और इससे भीड़ जोश में आ जाती है। उसी रात लिन वुआंग के टेंट में आती है और कहती है कि उसके भाषण का असर हुआ, सब मॉन्स्टर को गिराने के लिए उत्साहित हैं। वू वांग मुस्कुराता है, वाइस कमांडर को एक चिट्ठी देता है और कहता है इसे उसके पिता तक पहुंचाओ और उन ताकतवर क्लैंस को इकट्ठा करो जिनके पास सीनियर सन प्रीस्ट हैं
और उनसे कहना कि अगर वो बेयर हग ट्राइब की मदद के लिए अपने सबसे मजबूत सैनिक भेजेंगे ताकि मॉन्स्टर को मार सकें, तो उन्हें जितने चाहें उतने विशाल क्रॉसबोज और एरोज मिलेंगे। फिर वो अपना डैगर मैप में गाड़ कर कहता है उसे ये नहीं फर्क पड़ता कि ये कैसी ब्लेसिंग है, लेकिन अगर ये उसके लोगों को नुकसान पहुंचाएगी तो वो इसे गिरा देगा। स्टार लेडी के मंदिर में हम वुआंग की मां को देखते हैं, जो दूसरे सन प्रीस्ट को पीछे धकेलकर अपने बेटे की मदद के लिए नीचे जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक एक प्रीस्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और उस पर बाइंडिंग स्पेल डाल देता है। सब हैरान होते हैं कि वो इतना मजबूत कैसे हो गया, लेकिन क्वांगू स्पेल तोड़ देती है और कहती है कि स्टार लेडी की आधी सोई हुई इच्छा ने उस प्रीस्ट के शरीर पर कब्जा कर लिया है। फिर वो कहती है कि इस जीवन में उसने स्टार लेडी की पूजा चुनी है, लेकिन वो अपने परिवार की ज्यादा परवाह करती है और अपनी स्टार समनिंग टेक्निक से उस प्रीस्ट को जमा देती है। फिर वो सबको बताती है कि अब से वे नॉर्दर्न वाइल्डरनेस के साथ खड़े होंगे और पूरा सपोर्ट देंगे। अगले दिन हम बेयर हग ट्राइब के लीडर शिंग हान को देखते हैं, जो बाकी ट्राइब से आए सैनिकों को बताता है कि उसका बेटा वू वोंग इस लड़ाई को लीड करेगा। वू वोंग सबका धन्यवाद करता है, हालात समझाता है और फिर उन्हें स्टंट बीस्ट से लड़ने ले जाता है। शिंग हान तुरंत कूदकर बीस्ट के सिर पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट एक मीटियोर बुलाकर उसे मक्खी की तरह गिरा देता है। उसके बाद बिग वेव क्लैन का लीडर अपनी ताकत दिखाने के लिए कूदता है, लेकिन वो भी उसी तरह नीचे गिर जाता है, जिस पर शिंग हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों बेवकूफों की तरह उस मॉन्स्टर पर एक साथ हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं। ऊपर से ये सब देखकर हीरो अपना माथा पीट लेता है और कहता है कि उन्हें इस पहले वार में ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होगा ताकि बीस्ट उन पर वापस अटैक करना चाहे। उसी समय हीरो एक सीलिंग स्पेल तैयार करने लगता है और जैसे ही बीस्ट अपना विशाल आग वाला अटैक तैयार करता है, वो उस पर जादू कर देता है। वो सीलिंग स्पेल उस आग वाले स्पेल को वापस बीस्ट पर ही पलट देता है और हीरो इस मौके का फायदा उठाकर नीचे कूदता है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि मॉन्स्टर को ताकतवर तीरों से मार गिराएं। वे लोग एक के बाद एक विशाल क्रॉसबो तीरों की बारिश कर देते हैं और आखिरकार उस मॉन्स्टर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। उस रात बाद में सभी लोग अपनी जीत का जश्न मनाने और हीरो की स्वर्गवासी दादी को सम्मान देने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ हीरो की मुलाकात बिग वेव क्लैन के लीडर के बेवकूफ बेटे जिंगशिन और उसकी माचो छोटी बहन से होती है, जो पहली नजर में ही हीरो के लिए पूरी तरह से पागल हो जाती है। अचानक हीरो का एक आदमी अंदर आता है और बताता है कि मॉन्स्टर के शरीर के साथ कुछ अजीब हुआ है और कहता है कि चीफ ने उसे देखने के लिए बुलाया है। हीरो तुरंत उस जगह पर भागता है और अपने पिता के साथ मॉन्स्टर की लाश देखने जाता है। पता चलता है कि बीस्ट का शरीर स्टार स्टोन की खदान में बदल गया है, जो नॉर्दर्न वाइल्डरनेस के सबसे कीमती संसाधनों में से एक है। चीफ उसे एक बड़ा सा टुकड़ा दिखाता है जो उन्होंने अभी निकाला था और कहता है कि सिर्फ इतना ही उनकी पूरी ट्राइब को पूरे 1 साल तक खिलाने के लिए काफी होगा। हीरो इस बारे में थोड़ी देर सोचता है और उसे लगता है कि क्या स्टार लेडी की ब्लेसिंग वाली जो कहानी उसने बनाई थी वो सच में एक ब्लेसिंग थी। अपनी माँ के साथ हुई पहले की बातचीत को याद करके वो अपने पिता से कहता है कि इस जानकारी को फैलने से रोक दें। वो पिता से कहता है कि अभी के लिए इस जगह को दफना दें और यहाँ निगरानी के लिए एक गार्ड स्टेशन बना दें। उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हीरो अपनी माँ की तरह ही स्मार्ट है और वापस जाते हुए कहते हैं कि वो वैसा ही करेंगे जैसा उसने कहा है। वापस अपने कमरे में हीरो नहा रही लिन से इस खोज के बारे में बात करता है। लिन पूछती है कि अगर वो एक बढ़िया शिकार का तरीका बना लें तो क्या वे इस स्टार ब्लेसिंग का फायदा नहीं उठा सकते। वो ये भी सोचती है कि अगर वो बीस्ट स्टार लेडी के बालों से बना है तो क्या होगा अगर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें और वो बेचारी गंजे सिर के साथ उठे। तभी हीरो उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि मोटा वाइस कमांडर अंदर आता है और यंग मास्टर के साथ बैठकर ड्रिंक का मजा लेने लगता है। वाइस कमांडर बताता है कि बाकी ट्राइब्स को मदद के लिए वादे के मुताबिक क्रॉसबो मिल गए हैं, लेकिन वो चिंता जताते हुए पूछता है कि उन्होंने इतनी जरूरी चीजें ऐसे क्यों बांट दी जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही हो। हीरो उसे जवाब देता है कि उसके जैसे बच्चे इस लॉजिक को नहीं समझेंगे और फिर उसे लंबे बालों वाली ट्राइब के बॉर्डर विवाद के बारे में पता चलता है। वो बड़ा आदमी गुस्से में उछल पड़ता है कि वो ट्राइब असल में उनके क्रॉसबो के पीछे थी और उन्हें सबक सिखाना चाहता है। हीरो उसे शांति की बातें करके शांत करता है, लेकिन फिर वाइस कमांडर एक और बम फोड़ता है और कहता है कि प्रीस्ट्स को किसी स्टार लेडी सेक्ट में शामिल होने का आदेश मिला है और उसे डर है कि वो सेक्ट उन पर हावी हो सकता है। हीरो शांत रहता है और कहता है कि उसने सब संभाल लिया है। वाइस कमांडर ये चिढ़ाते हुए चला जाता है कि बैंक्वेट में हीरो के पिता के पास उसके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि सरप्राइज क्या है, जिससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही हीरो मुड़ता है वो लिन की खूबसूरत फिगर देखकर हैरान रह जाता है, जो उसे डिमोनिक रास्ते की एक एडवांस टेक्निक देती है जो वो बाजार से लाई थी। हीरो तुरंत खुश हो जाता है, लेकिन लड़की से पूछता है कि उसने इस पर कितने पैसे खर्च किए।
लिन बताती है कि सेल्समैन ने इसे कैसे बेचा था। इससे हीरो को किताब में एक नजर डालने का मन करता है, लेकिन अंदर क्या है ये देखते ही वो तुरंत किताब बंद कर देता है, क्योंकि उस बहुत ही भोली लड़की ने अनजाने में सफल शादी की टेक्निक्स पर एक किताब खरीद ली थी। हीरो महल से बाहर कदम रखता है और उसे चिढ़ाता है कि क्या वो शादी करने के लिए इतनी उतावली है। जब लिन को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना सिर दीवार पर मारती है, जिससे पूरा घर हिल जाता है। हीरो उस समारोह में जाता है जहां वाइस कमांडर और एक और आदमी उसके पिता के सामने उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। चीफ एक प्राउड पिता वाला पल महसूस करता है, लेकिन फिर बातचीत एक ज्यादा गंभीर मामले पर आ जाती है। वे चर्चा करते हैं कि हीरो को अपनी हालत के लिए इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो 18 साल का होने वाला है। इस बात की चिंता बढ़ जाती है कि शायद वो अपनी शादी के अगले दिन ही ना उठे। जब वे उन सभी समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो यंग मास्टर के वारिस पैदा न कर पाने पर हो सकती हैं, तो डैडी खड़े होकर शेखी बघारने लगते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी सारी लड़कियां ढूंढ लीं, जो उनके खुद के स्वर्गवासी पिता ने भी कभी नहीं किया था। अपनी पत्नी की बुराई करते हुए वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही वो बर्फ में जम जाते हैं। ये देखकर कि लेडी कांग सू उनके ठीक पीछे खड़ी हैं, हीरो चिढ़ जाता है और सोचता है कि उसे ऐसे पिता कैसे मिल गए, और फिर वो अपनी माँ को उसे जाने देने के लिए मनाने लगता है। वो आह भरती है, लेकिन उसे ये चेतावनी देकर छोड़ देती है कि वो उसके बेटे पर थोड़ा रहम खाए। चीफ गुलामों के बाजार से आई अजीब और राक्षसी लड़कियों की एक लाइन पेश करता है। हीरो को कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन अपने पिता के जोर देने पर वो बिना मन के हाथ बढ़ाता है, ये उम्मीद करते हुए कि किस्मत ने आखिरकार उसके लिए एक दुल्हन चुन ली है। लेकिन उसे सिर्फ निराशा मिलती है। वो बार बार कोशिश करता है और हर नाकामी उसके धैर्य का इम्तिहान लेती है। जब वो हार मानने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर युशिकी स्टेट ऑफ विचक्राफ्ट की एक अनाम औरत पर पड़ती है। बिना सोचे वो अपनी माँ से कहता है कि इसे गुलाम के रूप में रख लो और बाकी सबको हटा दो। सीन बदलता है और वो गुलाम लड़की, जो असल में एक हत्यारे द्वारा कंट्रोल की जा रही कठपुतली है, उसके मन में हत्या के इरादे हैं और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि लिन नई गुलाम लड़की को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। हीरो को जाहिर तौर पर उसके बारे में कुछ पता है और वो लिन को आदेश देता है कि वो उसे रात के लिए अंदर ले जाए। लिन गुलाम को अपने कमरे में ले जाती है और उसे नहाने के लिए कहती है। वो हत्यारी चिढ़ जाती है कि उसके साथ बच्चे जैसा बर्ताव हो रहा है और सोचती है कि इंसानी रेल्म की कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है। अचानक लिन एक चमकता हुआ नीला घेरा बनाती है, जिससे हत्यारी को शक होता है। लिन आसानी से बताती है कि ये सिर्फ साउंड प्रूफिंग के लिए है। फिर वो पूछती है कि क्या युशिकी में बहुत सी चुड़ैलें हैं और क्या उसे कोई ऐसी भयानक टेक्निक पता है जो इंसानों को बिना दिमाग की कठपुतली बना दे। हत्यारी घबराने लगती है और कंफ्यूज हो जाती है कि क्या उसका भेष पहले ही पकड़ा जा चुका है। तभी लिन की नजर उसकी गर्दन के पीछे एक निशान पर पड़ती है और वो उसके बारे में पूछती है, लेकिन जल्दी से बात बदलकर मुड़ जाती है ताकि वो नहा सके। हत्यारी को एक बार फिर जाल का शक होता है। जब लिन किताब लेने जाती है तो हत्यारी को डर लगता है कि शायद उसने सांप वाली इमॉर्टल सील खोज ली है। कठपुतली बनाने वाली हत्यारी को एहसास होता है कि यंग मास्टर ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और वो जल्दी से जंगल में छिपे अपने आदमियों को इकट्ठा करती है ताकि जब तक वे भाग सकते हैं भाग जाएं। वो अपनी कठपुतली को लिन पर हमला करने भेजती है और उसे चकमा दे देती है। लिन अपनी ब्लेड तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो माइंड कंट्रोल वाली कठपुतली उसे दूर कर देती है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही लिन को चोट लगने वाली होती है, हीरो प्रकट होता है और अपने हाथ के एक इशारे से उस गुलाम को जमा देता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि वो मिड कोर कंडेंसेशन स्टेज पर होने के बावजूद इतनी कमजोर है। लिन उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे यह सब पहले से पता था। हीरो समझाता है कि उसने हत्यारे को बेनकाब करने के लिए लिन की मासूमियत का इस्तेमाल किया। फिर वो एक चमकते गोले से स्टार समनिंग स्पेल करता है, जिससे एक बॉव चलाने वाली स्पिरिट लेडी आ जाती है। वो भागते हुए हथियारों पर बर्फीले तीरों की बारिश कर देती है और अगले ही पल वो खौफनाक बाउंटी हत्यारे पकड़े जाते हैं और उनकी लीडर को यंग मास्टर के सामने पेश किया जाता है। वो पहले विरोध करती है, लेकिन जब हीरो उसे मौत की सजा सुनाता है तो वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो बताती है कि हत्या का आदेश वेस्ट वाइल्डरनेस ट्रेडिंग गिल्ड की लंबे बालों वाली ट्राइब ने दिया था और वो उसके लिए कुछ भी करने की कसम खाती है। ये सुनकर हीरो एक घमंडी मुस्कान देता है और पूछता है, वो कौन सी चीजें हैं जो तुम करने को तैयार हो। लेकिन जब वो एक अश्लील आंख मारकर जवाब देती है तो वो आदेश देता है कि इसे दूर ले जाओ और कहता है कि वो ऐसे कामों के लिए बहुत नेक है और अपनी बीमारी के बिना भी वो इतना नीचे नहीं गिरेगा। बाद में वो अपने वाइस कमांडर को धीरे से ये झूठी खबर फैलाने को कहता है कि चुड़ैल को उसने नहीं बल्कि उसकी माँ ने पकड़ा है।
फिर वो लंबे बालों वाली ट्राइब को हराने के लिए सारे क्लैंस को एकजुट करने का सुझाव देता है और हर किसी को इलाके का बराबर हिस्सा देने का वादा करता है। सीन बदलता है और हीरो एक बार फिर खुद को उसी सपनों की दुनिया में फंसा पाता है जहां वही रहस्यमयी औरत उसे अपना पति बुलाती है। वो उसे कसकर गले लगाती है और फिर एक वैम्पायर की तरह उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है। फिर वो ये अजीब सी बात कहकर गायब हो जाती है कि उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। यंग मास्टर घबराकर जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि वो बाजार की तरफ जाने वाली एक बग्घी में है। उसके चेहरे पर बेचैनी छा जाती है और वो सोचता है कि क्या उसकी बीमारी उस सपनों वाली औरत या उसके श्राप से जुड़ी है। अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर वो सबको पीछे रहने का आदेश देता है ताकि वो अकेले बाजार का मुआयना कर सके। वाइस कमांडर और लिन चिंता जताते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है कि फिक्र न करें। जगह के करीब पहुंचने पर हीरो खुद को एक बदबूदार आम आदमी के भेष में ढाल लेता है। वो अपने ऊपर कुछ शराब गिरा लेता है और लिन से कुछ स्प्रिट कोर्स मांगकर उन्हें पीछे छोड़ देता है और आदेश देता है कि उसके पीछे न आएं। बाजार पहुंचकर हीरो खाने पीने का ऑर्डर देता है और फिर बाहर लोगों की एक भीड़ देखता है। उनमें से लिंग नाम की एक औरत का ध्यान उसकी तरफ जाता है और जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, वो सोचता है कि क्या ये वही दुल्हन है जो उसके सपने में आई थी। उसका खाना तभी आता है जब पास ही ह्यूमन कल्टीवेटर्स का एक ग्रुप बैठा होता है जो बेरहक क्लैन जाने की बात कर रहे होते हैं। उनकी बातें छुपकर सुनते हुए वो उन्हें मास्टर जुडम नाम के एक आदमी का जिक्र करते सुनता है जो नाम उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। जब उनकी तेज बातचीत जारी रहती है तो उसे एहसास होता है कि जोंग कभी उसकी लिटिल हे लिन का पुराना मास्टर था। वो इंसान इस बात पर भी बहस करते हैं कि क्या वो यंग मास्टर यानी हीरो सच में इतना बुरा है और क्या उसे सबक सिखाना चाहिए। तभी एक उड़ने वाली गाड़ी पर एक आदमी आता है और शिकायत करता है कि उसे पीछे छोड़ दिया गया। वो ग्रुप उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, जिससे हीरो को लगता है कि वो कोई बहिष्कृत इंसान है। वो दिखावेबाज आदमी अपना नाम जिमो बताता है और आराम से हीरो के बगल में बैठकर उसका खाना शेयर करने को कहता है। जिमो टेलीपैथी का इस्तेमाल करके उसे पलक झपकाकर जवाब देने को कहता है और उसके सहयोग के लिए कुछ पैसे भी देता है। उसके खेल में साथ देते हुए हीरो अपना नाम हुदय बताता है और जल्दी ही समझ जाता है कि जिमो मजे करने के लिए औरतों को ढूंढ रहा है। इससे पहले कि जिमो कुछ और पूछ सके, हीरो अचानक जोर से चिल्लाता है कि वो लड़कियां ढूंढने में उसकी मदद नहीं कर सकता और उस आदमी की बेशर्मी को सबके सामने उजागर कर देता है। आसपास के सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिमो से कहते हैं कि वो मजे करने के लिए खुद ही कहीं जाए, जबकि वे अपना मुख्य काम करेंगे। जिमो कहता है कि वो अपने शौक को उनके काम के बीच नहीं आने देगा, लेकिन सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये सब देखकर हीरो भी अपने महल वापस जाने का फैसला करता है। इस बीच इंसानी शिकारी जो बिग वेव क्लैन के लीडर को खुश करने में नाकाम रहे थे, अब अपनी नजरें बेयर हग क्लैन पर टिकाते हैं ताकि उनका अच्छा स्वागत हो। लिन अपने मास्टर जुडोंग को देखती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है और हीरो की तारीफों के पुल बांधती है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। जुडोंग का एक शिष्य हीरो पर आरोप लगाता है कि उसने उस पर कोई प्यार की पोषण दवा इस्तेमाल की है, लेकिन मास्टर इस बात को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि हीरो एक सज्जन इंसान लगता है। उसका असली चरित्र खुद परखने के लिए ग्रुप उससे मिलने का फैसला करता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हीरो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है और चुपचाप उनके आने पर नजर रखे हुए हैं, और वो भांप लेता है कि उनमें से एक कुछ संदिग्ध हरकत कर रहा है। इसके बाद इंसानी रियल्म से आए मेहमान हीरो के महल में प्रवेश करते हैं। लेडी लिंग अंदर आती है और उसके पैरों के नीचे फूलों का असर खिल उठता है। ठरकी जिमो निराश दिखता है क्योंकि उसे वहां कोई स्थानीय औरत नहीं दिखती, जबकि बाकी लोग महल की भव्यता और उसके गार्ड्स की ताकत के बारे में फुसफुसाते हैं। वे अंदाजा लगाते हैं कि हीरो को अपनी तरफ करने में वे कितने खुशकिस्मत होंगे, लेकिन लिंग उनकी फुसफुसाहट को रोक देती है। इस बीच जिस शिष्य ने हीरो का अपमान किया था उसे वाइस कमांडर और कुछ अन्य लोग घेर कर धमकाते हैं। हीरो अपने मेहमानों से पूछता है कि वे क्यों आए हैं और जिमो फॉर्मल होकर बताता है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और वे बस दोस्ती के लिए आए हैं। यंग मास्टर मजाकिया अंदाज में जिमो को याद दिलाता है कि कैसे वो औरतों की तलाश कर रहा था और उसे चौंका देता है। जिमो हीरो को हुदाई के रूप में पहचान लेता है और पूछता है कि वो भेष में क्यों था। हीरो आराम से जवाब देता है कि वो बस खेल रहा था और माफी मांगता है अगर इससे उसे बुरा लगा हो। लिंग उसके इस रवैये से हैरान होती है क्योंकि उसे हीरो का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दोनों पक्ष औपचारिक रूप से अपना परिचय देते हैं और जिम्मो लेडी लिंग को हेवनली फेरी सेक्ट की प्रोडिजी बताता है जो इतनी जल्दी अचीवमेंट्स कर रही है। जिम्मो फिर विजिट का कारण बताता है कि वे हेवनली पैलेस के खिलाफ वॉर के लिए रिफाइनिंग मटेरियल डिस्काउंट पर चाहते हैं। डिस्काउंट देने की बजाय हीरो कंपेंसेशन डिमांड करता है और कहता है कि नॉर्थ वाइल्डरनेस को स्टार लेडी प्रोटेक्ट करती है। लिंग उसकी अथॉरिटी चैलेंज करती है
लेकिन हीरो का वॉइस कमांडर कंफर्म करता है कि पूरा कंट्रोल हीरो के पास है और माँ की ग्रेटनेस की तारीफ करता है। सवाल वापस लिंक पर करता है कि उसे कौन सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता है। वह डिनाई करती है, लेकिन जिम्मो ओरिगामी रिलीज करके उनके गार्डियन को एक्सपोज कर देता है। गेस्ट्स जाते समय लिन हीरो से पूछती है कि ऑफर क्यों रिजेक्ट किया। हीरो एक्सप्लेन करता है कि ट्रस्ट कमाने से पहले उन्हें टेस्ट पास करना होगा। वह अपना प्लान भी शेयर करता है कि मिनरल कंसोर्टियम बनाएगा ताकि मेजर क्लैंस में माइनिंग प्राइस यूनिफाई हो जाए। हालांकि वॉइस कमांडर इतना स्टबर्न है कि समझ नहीं पाता। हीरो लिन से पूछता है कि उसके मास्टर क्यों नहीं आए और उसे चॉइस देता है कि उसके साथ जाना चाहे तो जा सकती है। लिन डिक्लाइन करती है, कहती है कि वादा किया समय तक रहेगी और मास्टर हीरो से पर्सनली मिलकर थैंक करना चाहते हैं। बाद में वॉइस कमांडर कहीं से लौटता है और गिरे हुए आदमी को देखता है। दौड़कर जाता है तो जिम्मो अनकॉन्शियस मिलता है और हीरो के पास ले जाता है। डॉक्टर बुलाया जाता है, लेकिन वह जिम्मो के घावों को केचप की तरह सूंघता है। हीरो डांटने पर आखिरकार हील करता है। जिम्मो जागते ही हीरो पूछता है, क्या हुआ? परवर्ट वार्न करता है कि नॉर्थ वाइल्डरनेस को उनकी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वरना ड्रैग डाउन हो जाएंगे। जिम्मो अपनी स्टोरी बताता है कि वे नॉर्थ वाइल्डरनेस में गए, जहां अनटेम्ड बीस्ट्स इकट्ठा होते हैं। ट्रायल उन्हें ब्लड फॉरेस्ट में 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट के टेरिटरी में ले गई। अपनी स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेट करके अनल्की टोड मॉन्स्टर से अम्बुश हो गए। लेडी लिंक खतरे में थी तो उनका सीनियर इंटरवीन करके बीस्ट को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन बीस्ट इतना टफ था कि डिफीट नहीं हो पाया। आखिरकार उन्हें भागना पड़ा। वांग लिन जो पहले हीरो के सोल्जर्स द्वारा बुलीड हुआ था, उसकी ट्रेजिक फेट हो गई। जिम्मो मुश्किल से बच पाया। हीरो बाहर जाता है, जिम्मो को रेस्ट करने देता है, लेकिन परवर्ट चुपके से निकल जाता है। ह्यूमन रियल्म वापस जाने की प्लानिंग करता है। वह हीरो को लाइफ सेव करने का रिपे देना चाहता है, लेकिन क्लैन की लेडी से मिलने का अफसोस है। जाने से पहले हीरो उसे पकड़ लेता है और अपने अलाई से कांटेक्ट का तरीका पूछता है। मदद ऑफर करता है। एम्बेरस्ड जिम्मो रिंग देता है, जिसमें क्लोजेट फुल ऑफ वीमेंस क्लोथ्स निकलते हैं। वह अजीब ढंग से कहता है कि गिफ्ट्स थे। हीरो मुस्कुराता है और उसे स्पेशल लेदर स्कर्ट्स देता है और कन्विंस करता है कि रुक कर एलाइज की मदद करे। वे सेट ऑफ करते हैं। रास्ते में हीरो अलग हो जाता है। जिम्मो को लेडी लिंक ढूंढने को कहता है। वह वाइस कमांडर के साथ साइड से अप्रोच करता है। जिन जिम्मो झील के पास दौड़ता है और लेडी लिंक को जमीन पर लेटी देखता है। ईरी शांति से शक होता है कि शायद उन्हें लुभाने का बेट रखा गया है। सोचता है कि हीरो अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन फिर उसका सीनियर लेडी यिन घायल वांग लिन को लेकर आती है, जिसका गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिम्मो और यिन लेडी लिंक को रिट्रीव करके जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रोच करते हैं, हीरो अचानक ब्लेड पॉइंट करके आ जाता है। वे समझते हैं कि हीरो उसे हर्ट करने वाला है, लेकिन इससे पहले वाइस कमांडर आकर यिन और जिम्मो को अलग कर देता है। जिम्मो को अपनी साइड खींच लेता है। हीरो पूछता है कि यिन ने जिम्मो की जगह वांग को क्यों प्रोटेक्ट किया और इस ट्रिप का असली मोटिव एक्सपोज कर देता है। वह बताता है कि यिन ने खुद यह प्लॉट किया था जिम्मो के क्लैन में फेवर पाने के लिए और वांग लिन को हीरो बनाकर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी। यिन कहती है कि अच्छी स्टोरी है, अब समय वेस्ट न करें, बियर हग क्लैन वापस चलें, लेकिन हीरो उसे रोकता है और वांग लिन पर स्टार समनिंग टेक्निक यूज करता है। कहता है कि वह अपने हाउस में इन्फिल्ट्रेटर्स को अलाउ नहीं करता और वांग लिन के अंदर छिपे शैडो सेवेज बीस्ट ऑरा को बाहर खींच लेता है। वाइस कमांडर को हंट डाउन करने को कहता है, फिर यिन की तरफ मुड़ता है। यह सब देख यिन बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी ओल्ड ग्रैनी ऑरा भी अनलीश कर देती है। जिम्मो हीरो को वार्न करता है कि यिन इमॉर्टल जैसी स्ट्रांग है, लेकिन हीरो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे जिम्मो सरप्राइज हो जाता है। वह सोचता है कि हीरो ट्रू ऑरा फार्मर है जैसे जिन्वू। फिर हीरो आगे बढ़ता है और अपना परम टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी माँ को पुकारता है और उनसे बचाने को कहता है। यंग मास्टर की मम्मी और उनकी शक्तियों से अनजान लेडी यिन अपनी टेक्निक दिखाती है, लेकिन तभी आसमान से कांगू उसे मार गिराता है और वो अपने सारे ऑरा पॉइंट्स खो बैठती है और हैरान होती है कि उसके जैसा एक जवान लड़का उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद हीरो लेडी लिंक को हील करता है और जिमो से कहता है कि वो उस बुढ़िया को भी हील करे। दूसरी तरफ वाइस कमांडर उस बदसूरत मेंढक वाले मॉन्स्टर के साथ बुरी तरह लड़ रहा होता है और हवा में ही उसकी जीभ पकड़कर उसे जमकर पीटता है। हीरो उस जीभ से एक हल्की सी इंसानी गंध महसूस करता है और उस पर कड़ी नजर रखता है। इस बीच जिमो लेडियन पर काबू पाने की कोशिश करता है, जबकि हीरो वॉन्ग का सामना करता है, जो अचानक उठ खड़ा होता है और एक पल में खुद को हील कर लेता है। वॉन्ग हीरो पर जासूस होने का आरोप लगाता है और डार्क शक्तियों का इस्तेमाल करके सींगों वाले एक डिमोनिक बीस्ट में बदल जाता है। वो खून की एक बूंद पीने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसके साथ खेलता है जब तक कि वो जमीन पर नहीं गिर जाती। अपने पिता का तोहफा खोने से गुस्साया वांग उसे मारने की कसम खाता है, लेकिन जवाब में हीरो पहले ही 600 गोले तैयार कर चुका होता है। वो मेंढक वाला मॉन्स्टर उम्मीद से ज्यादा कमजोर निकलता है और उसे जल्दी ही निपटा दिया जाता है। जैसे ही वांग गिरता है, जिमो उस बुढ़िया को कॉलर से घसीटते हुए वापस लौटता है। लिंग होश में आती है, लेकिन इससे पहले कि वो हीरो को धन्यवाद दे पाती, वो मेंढक के अवशेषों से भीग जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। वापस हीरो के डोमेन में वो इस बात पर बहस करता है कि वो लड़की नहाने के बाद बाहर क्यों नहीं आ रही।
तभी लिंग शर्माते हुए बाहर आती है, यंग मास्टर को धन्यवाद देती है और अपने पीछे फूलों की पंखुड़ियों की एक पगडंडी छोड़ते हुए गायब हो जाती है। जिमो मुस्कुराता है और हीरो से कहता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो उन कुछ लोगों में से है जिन्हें उसने कभी धन्यवाद दिया हो। फिर वो ये कहकर जाने की तैयारी करता है कि उसे वापस जाकर रिपोर्ट करनी है। अलग होने से पहले दोनों के बीच दोस्ती का एक पल आता है और हीरो कुछ हीलिंग पिल्स के बदले अपने मिनरल्स का सौदा कर लेता है। जब हीरो इंसानी रियल्म के लिए निकलने की तैयारी करता है तो उसका वाइस कमांडर साथ चलने की जिद करता है और उसे चिढ़ाता है कि अगर किसी लड़की ने उसे छू लिया तो वो बेहोश हो जाएगा। उसे गलत साबित करने के लिए हीरो लिन से उसे छूने को कहता है और इस बार झटका लगने की जगह वो एक ऐसी टेक्निक एक्टिवेट करता है जो उसे बर्फीले कवच में ढक लेती है। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है जो उदास चेहरे से उसे देख रहे होते हैं। बेटे के जाने से दुखी होकर बूढ़ा आदमी उसे एक सोर्ड देता है और कहता है कि उसकी और उसकी मां की बस यही ख्वाहिश है कि वो सुरक्षित वापस लौटे। जब जिमो अपने जहाज पर इंसानी रियल्म के लिए निकलता है तो उसका मास्टर अंधेरे से बाहर आता है और 10 इविल हॉल के जासूस का पर्दाफाश करने के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो हाउस में सब कुछ रिपोर्ट करेगा और आगे के फैसले एल्डर्स लेंगे। इसके बाद वो गायब हो जाता है और जिमो लिन की तरफ मुड़ता है जो कहती है कि उन्हें बचाने के लिए उन्हें हीरो का एहसानमंद होना चाहिए। वो कहती है कि उसने उनके साथ सिर्फ ईमानदारी दिखाई है और जिमो भी ये बात मानता है। लेकिन फिर वो कहता है कि हीरो शायद अभी अपने गोले से उन्हें देख रहा होगा और हम सीन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हीरो सच में अपने कमरे से उन्हें देख रहा होता है। उसकी माँ पेंडेंट के जरिए बात करती है और कहती है कि उसे इस बात की चिंता है कि वो उलझे हुए इंसानी रेल में जा रहा है। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो खतरे समझता है लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और इसे एक्सप्लोर करने में मजा आता है। तभी लिन उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है। हीरो उससे कहता है कि उसे इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो जिद करती है और कहती है कि वो कम से कम इतना तो कर ही सकती है। अगली सुबह हीरो बाहर आकर अंगड़ाई लेता है और आसपास के नजारों से खुश हो जाता है। वो लिन को भी ये नजारा दिखाने के लिए उसके कमरे की तरफ भागता है लेकिन तभी रुक जाता है जब वो उसके मास्टर को उसे सलाह देते हुए सुनता है कि वो यंग मास्टर के साथ कपल कैसे बने क्योंकि वो हमेशा बस एक नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। लिन बहस करने की कोशिश करती है और बहाने ढूंढती है लेकिन आखिर में सबसे बेकार बहाना बना देती है कि हीरो को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुराना मास्टर शक करने लगता है और हर तरह की बातें सोचने लगता है जबकि बाहर खड़ा हीरो गुस्से से लाल हो जाता है। दोपहर तक जहाज का क्रू ब्रेक का ऐलान करता है। हीरो ताजी हवा के लिए पास के एक गांव में जाता है और देखता है कि वहां के मिनरल्स उसके घर वालों जैसे ही हैं। जब वो चारों ओर देखता है तो उसकी नजर एक सेल्समैन पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है। हीरो सोचता है कि क्या ये आदमी 4 सीज हाउस का कोई शिष्य है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाता सेल्समैन उसके सामने आ जाता है और औरतों की बीमारियों का इलाज उसके चेहरे के सामने कर देता है। हीरो पूछता है कि उसे ये क्यों दिखाया जा रहा है और सेल्समैन को एहसास होता है कि उसने गलती से मर्दों के इलाज वाली गाइड की जगह औरतों वाली गाइड उठा ली थी। हीरो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक नौसिखिया है और उसे अपने कपड़ों और प्रोफेशनलिज्म में काफी सुधार करने की जरूरत है। वो उस आदमी को कुछ पैसे फेंकता है, उसे इन्वेस्टमेंट कहता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही जहाज रवाना होता है वो बूढ़ा आदमी चुपके से जहाज पर चढ़ जाता है और किसी निंजा की तरह हीरो के कमरे में घुस जाता है। हीरो को हैरानी होती है कि वो आदमी बिल्कुल सही से जानता है कि वो कौन है। मुस्कुराते हुए वो आंख मारता है और दावा करता है कि अगर वो अपनी बीमारी का इलाज चाहता है तो वो हीरो का आत्मविश्वास वापस ला सकता है। वो खुद को एक डॉक्टर बताता है और शेखी बघाड़ता है कि उसके शिष्य भी 600 साल से ज्यादा जी चुके हैं। ये समझकर कि वो बूढ़ा उसे सिर्फ उसकी सो कॉल्ड बीमारी के इलाज के लिए ढूंढ रहा था, हीरो उत्सुकता से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है, बशर्ते वो ठीक हो जाए। जैसे ही लिन अपने मास्टर से कहती है कि वो हीरो को चाय देने जा रही है, उसका मास्टर उसे रोकता है और बताता है कि जहाज पर एक मेहमान है जिसके करीब उसे नहीं जाना चाहिए। चेतावनी को अनसुना करके लिन बाहर कदम रखती है और देखती है कि हीरो पहले से ही उसके साथ खड़ा है। एक पल में वो पुराना हॉटशॉट उसे सुला देता है। वो आराम से दावा करता है कि उसने एक खास पिल से बस उसकी एफिनिटी बढ़ाई है। बिना कोई और पल बर्बाद किए वो हीरो को पकड़ता है और उन्हें किसी दूर की जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे यंग मास्टर की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वहां वो बूढ़ा आखिरकार अपना नाम लियोनिन बताता है। नाम सुनकर हीरो कहता है कि वो लगभग उसे मेडिसिन का महान सम्राट शेनोंग समझ बैठा था, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता लियोनिन एक अनचाहा सच बताता है कि वो सच में शेनोंग है, वही शासक जिसने पिछले 8000 सालों से इंसानों पर राज किया है। लियोनिन हीरो को अपने साधारण से घर में ले जाता है और उसके साथ खाने बैठता है। वो समझाता है कि उसकी ये अजीब बीमारी इमॉर्टल्स की प्राचीन लड़ाई से जुड़ी है, इसलिए इसका इलाज मुश्किल है, लेकिन वो बताता है कि उसे एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक पता है
जिसे 9वें लेवल तक मास्टर करने पर उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। यह सुनकर हीरो की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो उत्सुकता से उस टेक्निक के बारे में पूछता है और पहले से ही शादी के सपने देखने लगता है। वो बूढ़ा उसे डराने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि इसे मास्टर करने से वो अगला सम्राट बन सकता है, लेकिन हीरो बेपरवाह रहता है और उसे भरोसा होता है कि वो कुछ भी संभाल सकता है। उसका पक्का इरादा देखकर लैनचिन यान सम्राट का डिक्री निकालता है और कहता है कि अगर वो 1 महीने के अंदर इसकी मंजूरी पाले तो वो इसे अपना बना सकता है। सीन बदलता है। हीरो ऐसे ट्रेनिंग कर रहा होता है जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। वो यान सम्राट के डिक्री के पहले ट्रायल को पार करता है जिसमें उसे बिना मैजिक के 100 पेड़ काटने होते हैं। वो इसे बच्चों का खेल समझता है और रात होने तक बिना थके काम करता है। डिक्री फिर एक काला गोला दिखाती है और उसे खाने के बाद वो खुद में एक नई ऊर्जा महसूस करता है। अगले चैलेंज के लिए तैयार। दूसरा ट्रायल आता है जिसमें उसे बिना स्टार टेक्निक्स के तूफान सहने वाली एक इंसानी झोपड़ी बनानी होती है। वो इसे भी पूरी मेहनत से करता है और दिनों तक काम करके आधे महीने में पूरा कर लेता है। यह जानकर कि उसमें बढ़ई वाला छुपा हुआ टैलेंट है, वो खुशी मना ही रहा होता है कि तीसरा ट्रायल उसे एक झरने के पास ले जाता है जहां उसे पानी का रास्ता अपनी झोपड़ी की तरफ मोड़ना होता है। यह काम उसे आसान लगता है और वो इसे बाकी आधे महीने में पूरा कर लेता है। चौथा ट्रायल तो उसे मजाक लगता है क्योंकि उसे बस पुराने घर का सामान नए घर में ले जाना होता है और उसे सही से लगाना होता है, जिसे वो माइग्रेशन का सबसे बड़ा चैलेंज कहता है। हंसते हुए वो इसे रात तक पूरा कर लेता है और यान सम्राट का डिक्री मिलने की खुशी मनाता है। जैसे ही वो काम खत्म करता है, एक पुराना लकड़ी का बक्सा खुल जाता है और उसका सामान बिखर जाता है। उस कचरे के बीच हीरो को एक लकड़ी की तख्ती दिखती है जो बिल्कुल उसके चैलेंज वाली तख्ती जैसी होती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और डिक्री बस एक दिखावा था। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है, वो बूढ़ा लियोनशिन हंसते हुए आता है और गुस्से से भरा हीरो जंगल में उसका पीछा करता है। अगली सुबह वो सो कॉलेड डिक्री फिर से हीरो के सामने आ जाती है और बताती है कि पिछले ट्रायल बस एक मजाक थे और असली ट्रायल अब शुरू होने वाला है। गुस्से में आग बबूला हीरो उस बूढ़े पर भड़कता है जिसने उससे इतनी सारी मुफ्त मजदूरी करवाई, लेकिन वो जानता है कि वो उससे लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। जब वो आग के पास उदास बैठा होता है तो गलती से खुद को जला लेता है, जिससे लियोनिन जोर जोर से हंसने लगता है। वो बूढ़ा उस सोकॉलेड टेक्निक के 8वें लेवल तक पहुंचने और सिर्फ 100 साल की उम्र में इमॉर्टल बनने की शेखी बघाड़ता है। हीरो उसकी उम्र का मजाक उड़ाता है और उसे सबक सिखाने के लिए लियोनिन उसके पीछे तूफानी बादल बुला लेता है। हालांकि हीरो थका हुआ होता है, फिर भी वो पीछे हटने से मना कर देता है और उस बूढ़े से बदला लेने की ठान लेता है। उसी दिन बाद में हीरो लियोनिन को कुछ आइस्ड टी देता है जिसे वो बूढ़ा बिना कुछ सोचे पी लेता है और तभी हीरो खुशी से बताता है कि उसने इसे शौचालय की टाइल्स वाले सामान से बनाया है और फिर उड़ जाता है, ये सोचकर कि वो बच गया है। हीरो भागता है लेकिन वो बूढ़ा उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उनके चूहे बिल्ली का खेल चालू रहता है। पकड़ने के बाद लियोनशिन उसे कुछ कल्टीवेशन पिल्स देता है और दावा करता है कि इंसानियत का भविष्य उसके कंधों पर है। जब हीरो पूछता है कि उसने ऐसा कितने लोगों से कहा है तो लैनचिन मान लेता है कि उसे गिनती ही याद नहीं है। हीरो जल्दी से पिल्स निगल लेता है और उसे एहसास होता है कि उस बूढ़े ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया है, जो मजाक में कहता है कि वो लगभग हीरो की बीमारी के बारे में भूल ही गया था। लियोनिन उसे एक और पिल देता है और एक बार फिर हीरो इलाज की उम्मीद में उसे खा लेता है। इस बीच लिन हीरो का इंतजार करती है और अपने मास्टर से पूछती है कि वो कब वापस आएगा। वापस लियोनिन की जगह पर हीरो उस बूढ़े के साथ खड़ी ट्रेनिंग करता है जो इसका कुछ ज्यादा ही मजा ले रहा होता है। चिढ़कर हीरो सुझाव देता है कि उन्हें एक दूसरे को गंभीरता से लेना चाहिए और फिर दोनों उन बहुत सारे जालों का खुलासा करते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के लिए छिपा रखे थे। लैनचिन फिर सम्राट के कर्तव्यों की शेखी बघाड़ता है और उनके महत्व पर जोर देता है। हीरो इस बात से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता और पूछता है कि क्या एक सम्राट को यहाँ समय बर्बाद करना चाहिए, और वो इमॉर्टल्स के बारे में पूछता है कि क्या वे सच में हमेशा जीते हैं। लियोनिन समझाता है कि इमॉर्टल्स दांव के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें हमेशा की जिंदगी देता है। जब हीरो पूछता है कि उसे कब तक रुकना होगा तो लियोनिन बताता है कि उसे कोर कंडेंसेशन स्टेज और टेक्निक के तीसरे लेवल तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो ताकतवर लकड़ी की तख्ती उसके अंदर जाए और उसे एक बार आध्यात्मिक मौत से बचा ले। वो फिर कहता है कि हीरो को दक्षिण में एक औरतों के देश में भेजा जाएगा और वो चाहे तो अपनी शक्तियों से उनकी मदद करना चुन सकता है। वापस हॉल में हीरो देखता है कि वो बूढ़ा अपने मंत्रियों को बुलाता है और अपनी उम्र बढ़ाने के तरीके पर चर्चा करता है। जब वे चले जाते हैं तो हीरो पूछता है कि उसके पास कितने साल बचे हैं, जिस पर लियोनिन आराम से जवाब देता है कि उसके पास अभी भी 300 से ज्यादा साल हैं। बात बदलते हुए वो बूढ़ा उसे 10 इविल सेक्ट से सावधान रहने को कहता है और उनके खतरे पर जोर देता है। हीरो पूछता है कि क्या कोई अपनी आत्मा के जरिए बुराई महसूस कर सकता है, और जब वो बताता है कि उसने पहले अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी बुरे इंसान को पहचाना था तो लियोनिन खुश होकर उसे उस सेक्ट की जांच का काम सौंप देता है।
फिर वो 2 अंगूठियां पेश करता है और हीरो को एक चुनने को कहता है। थोड़ी चापलूसी करके हीरो दोनों ले लेता है। आखिरी काम के रूप में वो बूढ़ा उसे बाहर फेंक देता है और विदाई के तोहफे के रूप में टेक्निक को उसके अंदर डाल देता है और उसे 9वें लेवल तक कल्टीवेट करने को कहता है। हवा में उड़ता हुआ हीरो अचानक खुद को पानी में डूबता हुआ पाता है। हीरो खुद को एक महिला द्वारा औरतों के देश ले जाता हुआ पाता है जो उसके लुक्स पर फिदा होती है और पता चलता है कि वो फैंग है जो फर्स्ट रैंकिंग जनरल है। पिछली रात अपने मास्टर द्वारा फेंके जाने के बाद वो गलती से उसके नहाने की जगह पर गिर गया था और ये कहकर आराम से बाहर निकल गया था कि ये एक गलत फहमी थी। जैसे ही वो बाहर निकला, महिला सैनिकों के एक समूह ने तुरंत उस पर हथियार तान लिए, लेकिन फैंग जो अब पूरे कवच में थी आई और उन्हें अपनी बो नीचे करने का आदेश दिया। वो कहती है कि उन्होंने 100 साल में पहली बार कोई आदमी देखा है, लेकिन उसके गार्ड्स जिन्होंने पहले कभी कोई आदमी नहीं देखा था, ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हीरो उनसे कुछ अलग है। जैसे ही फैंग पास आती है, अपनी बीमारी की वजह से हीरो तुरंत पीछे कूदता है और उसे करीब न आने की चेतावनी देता है। फिर वो उसे ड्यूल के लिए चुनौती देता है और कहता है कि हारने वाले को जीतने वाले की मांगे माननी पड़ेंगी। फैंग उसे अपनी रानी को पेश करने की सोचकर चुनौती मान लेती है और उसे झट से हरा देती है। हीरो, जिसने अपनी स्टार समनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, उनके बिना कुछ नहीं कर पाता। एक तोहफे की तरह बर्ताव किए जाने का ख्याल उसे डराता है, जिससे वो पश्चिमी डिवाइन वाइल्डरनेस के यंग मास्टर के रूप में अपनी असली पहचान बताता है। जल्द ही वो खुद को एक बग्घी में पाता है जिसे रानी से मिलने के लिए ले जाया जा रहा होता है। रानी से मिलने के रास्ते में फैंग उत्सुकता से हीरो से पूछती है कि क्या पुरुष बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिस पर वो उसकी गलत फहमियों को दूर करता है। फिर वो समझाती है कि औरतों के देश में बिना छुई गई महिलाएं एक दिव्य कुंड में नहाकर जन्म दे सकती हैं, लेकिन सिर्फ बच्चियों को। हीरो को यह भी पता चलता है कि पूरी जगह एक विशाल बैरियर से सील है जो किसी को भी बाहर जाने से रोकता है, जिससे वो सोचता है कि क्या कोई बाहर निकलने का रास्ता है। जब वे कुछ मूर्तियों के पास से गुजरते हैं तो उसे एक डार्क ऑरा महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि वे उतनी बेजान नहीं हैं जितनी दिखती हैं। जैसे ही वे रानी के महल के करीब पहुंचते हैं, एक सैनिक फैंग के पास आता है और उसे जनरल कहकर बुलाता है। वो बताती है कि रानी से मिलने का अनुरोध मंजूर हो गया है और एक घुसपैठिए की भी रिपोर्ट देती है जिसने उनके इलाके में घुसकर उनकी 16 महिलाओं को गिरा दिया था। जब वे महल में प्रवेश करते हैं तो एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन तभी हीरो की नजर दूर लटके हुए एक आदमी पर पड़ती है। पास से देखने पर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ठरकी जिमो है, जो फिर से औरतों को ढूंढ रहा था और पकड़ा गया। जिमो हीरो से मदद मांगता है, लेकिन हीरो उसे अनसुना कर देता है और गार्ड से पूछता है कि क्या ये वही है जिसके वे 1000 टुकड़े करना चाहते थे, और उसे प्रताड़ित करने के और भी तरीके सुझाने लगता है। हीरो को वहां लेडी लिंग भी मिलती है और पता चलता है कि वो ठरकी 3 दिन पहले आए थे। यह जानकर कि जिमो ने सिर्फ 2 दिनों में इतनी तबाही मचाई है, वो उनसे कहता है कि वे उसके साथ जो चाहें करें, जबकि वो ठरकी अपनी जान की भीख मांगता रहता है। यह जानने के लिए उत्सुक होकर कि सैनिक ने उसे कैसे पकड़ लिया, हीरो पूछता है और पता चलता है कि उसे गंभीर अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसे शक होता है कि उस सैनिक के लिए इतने मजबूत इंसान को इतनी आसानी से पकड़ लेना कुछ अजीब है। महिलाएं जिमो को जांच के लिए ले जाने का फैसला करती हैं। इस बीच वे हीरो का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं और उसे एक डिवाइन दूत बुलाती है। सीन बदलता है, यंग मास्टर से दरबार की अध्यक्षता करने और जिमो की किस्मत का फैसला करने को कहा जाता है। हीरो के आदेश पर जिमो अपनी तरफ की कहानी बताता है और दावा करता है कि प्रधानमंत्री की हवेली ले जाए जाने के बाद उसने शराब पी ली थी। उसे एक गाने वाली महिला ले गई थी और जब वो उठा तो उसके कपड़े लगभग नहीं थे। वो जोर देकर कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। जब पीड़ित महिलाएं गवाही देती हैं तो ऐसा लगने लगता है कि जिमो सच कह रहा है। उनमें से एक अपराधी की पीठ पर एक निशान देखने की बात करती है और जब जिमो से अपनी पीठ दिखाने को कहा जाता है तो पता चलता है कि वो सच में बस एक मासूम ठरकी है। यह जानकर कि उनके देश में एक तीसरा आदमी भी है, हीरो प्रधानमंत्री को बताता है, जो तुरंत देश को सील करने का आदेश देती है। जिमो को आखिरकार मुक्त कर दिया जाता है और जैसे ही उसकी जंजीरें उतरती हैं, उसकी ताकत वापस आ जाती है और वो तुरंत जनरल को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जैसे ही बैटल शुरू होती है, हीरो को कुछ अजीब लगता है और वो लिंग को चेतावनी देता है कि उसके पीछे वाला गार्ड संदिग्ध लग रहा है। लिंग तुरंत उस भेष का पर्दाफाश करती है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद रानी थी। प्रधानमंत्री सफाई मांगती है, लेकिन रानी बस उसे अगले दिन महल में आने को कहती है। रात होने पर फैंग के साथ बैटल के बाद हीरो जिमो के घावों का इलाज करता है। लिंग भी वहां आती है और तीनों औरतों के देश में अपने होने की वजहों पर चर्चा करते हैं। हीरो अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा बताता है, लेकिन बूढ़े लियोनशिन वाले हिस्से को चालाकी से छुपा लेता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। बाद में जब हीरो जिमो की जासूसी कर रहा होता है, रानी अचानक प्रकट होती है। अपनी जिंदगी में देखे गए पहले आदमी के रूप में उस पर मोहित होकर वो उससे आदमियों और औरतों के बारे में जानकारी मांगती है
और हीरो उसे पूरी रात बात करने का ऑफर देता है। जैसे ही उनकी बातचीत शुरू होती है, दरवाजे पर दस्तक उसे रानी को अलमारी में छिपाने पर मजबूर कर देती है। लिंग अंदर आती है और शिकायत करती है कि वो उसे ठीक से धन्यवाद नहीं दे पाई, लेकिन एक और दस्तक उसे भी छिपने पर मजबूर कर देती है। फिर प्रधानमंत्री अंदर आती है, लेकिन जब एक और दस्तक होती है तो वो भी छिपने पर मजबूर हो जाती है। हालांकि इस बार हीरो का पेंडेंट चमकने लगता है, क्योंकि उसकी माँ उसे खतरे की चेतावनी देती है, जिससे वो एक स्पेल कास्ट करता है जो दरवाजे को धमाके से खोल देता है। तभी सीन उस हत्यारे की तरफ जाता है जिसका नाम गान है, जो जिमो के खिलाफ अपने मिशन के लिए एक टॉवर के ऊपर से अपने फैमिलियर जादुई साथी के जरिए जासूसी कर रहा होता है। पता चलता है कि वही था जिसने उस बेचारे आदमी को नशीली दवा दी थी और उसे अनगिनत महिलाओं पर हमला करने वाले के रूप में फंसाया था। ये सब इसलिए ताकि वो अपना आखिरी मिशन पूरा कर सके और औरतों के देश में एक खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती से हीरो ने उसके सारे प्लान खराब कर दिए थे और अब उस पर घात लगाकर हमला कर रहा था, ये उम्मीद करते हुए कि उसे सोते हुए ही मार गिराएगा। लेकिन जैसे ही वो धमाके के साथ अंदर आता है, उस पर बर्फ की नुकीली चीजों आइसिकल्स से हमला होता है और ठीक उसी वक्त लिंग उसे पीछे से पकड़ लेती है और काटने की कोशिश करती है। वो मुश्किल से उसके अटैक से बच पाता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ डार्क टेंटैकल्स उसके पीछे भेज देता है, लेकिन वो एक लाइट बैरियर से उन्हें रोक कर खत्म कर देती है। उसके बाद वे दोनों आगे कूदते हैं और उनकी तलवारें टकराती हैं, लेकिन लिंग उस पर हावी हो जाती है, जिससे वो हत्यारा झुंझला जाता है। गानफिन अपने डार्क मैजिक से उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग बिना किसी मेहनत के उसे उड़ा देती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो इतनी ताकतवर क्यों है। जल्द ही जिमो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और उसके पीछे प्रधानमंत्री और रानी साहिबा भी आ जाती हैं, जो गानफिन को छेद देती हैं। इसके बाद वो भागने के लिए एक बंधक ढूंढता है, लेकिन हीरो पर अटैक करने की गलत कोशिश कर बैठता है, जो अपना बड़ा वाला ड्रैगन निकालता है और उसे शैडोज की दुनिया में भेज देता है। जब उसे होश आता है तो हीरो तुरंत उससे पूछताछ करता है कि उसे किसने भेजा था, लेकिन वो आदमी एक खौफनाक बैंगनी रंग में चमकने लगता है और फिर बिना कोई नाम ओ निशान छोड़े खुद को खत्म कर लेता है। जब सबको होश आता है तो हीरो रानी साहिबा को उसे बचाने के लिए जाल बिछाने के लिए धन्यवाद देता है, ये सोचकर कि उन्हें इसका पहले से अंदाजा था। फिर भी राजकुमारी बेफिक्र होकर उसे चिढ़ाती है कि कल का जश्न मत भूलना। अगले दिन लिंग शर्माते हुए हमारे डिवाइन दूत को शांति से झपकी लेते हुए देखती है। तभी जिमो चिल्लाकर इस पल को खराब कर देता है कि कल रात उस अजीब आदमी के आने के बाद वो सारे इल्जामों से मुक्त हो गया है। हीरो अपने भाई को शुक्रिया कहता है और हैरान रह जाता है जब जिमो जोर देकर कहता है कि उसे अपने ऊपर चढ़े सारे एहसानों का बदला चुकाना है। निकलने के बाद जिमो अचानक हीरो से पूछता है कि क्या वो ओवरसीज हाउस में शामिल होना चाहेगा, जिससे हमारे हीरो को याद आता है कि ये उन 2 सेक्ट्स में से एक है जिसके बारे में उसके मास्टर ने चेतावनी दी थी। इसलिए वो उससे शामिल होने की कोई ठोस वजह पूछता है। जिमो बकवास करने लगता है कि ये एक डिडी पार्टी से भी ज्यादा नामचीन है, लेकिन फिर भी कोई ठोस वजह नहीं दे पाता। आखिरकार वो बताता है कि एल्डर्स उसे यान सम्राट का डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार के रूप में आगे कर सकते हैं, जिससे हीरो को समझ आ जाता है कि ये काफी खास चीज है, लेकिन वो इसे ठुकरा देता है क्योंकि वो उस नामचीन हाउस के लिए अपने क्लैन को नहीं छोड़ सकता। पूरे रास्ते बातें करते हुए वे औरतों के देश पहुंचते हैं, जहां हीरो और लिंग का भव्य स्वागत होता है, जबकि जिमो की एंट्री से उनका मूड खराब हो जाता है। जब हीरो यह समझने में उलझा होता है कि वहां उसके मिशन का मकसद क्या है, तो जिमो का ध्यान प्रेगनेंसी कुंड की तरफ जाता है और वो प्रीस्ट्स पर गंदी नजर डालता है। फिर प्रधानमंत्री हीरो को महल में रानी साहिबा के पास ले जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक खौफनाक बीस्ट का एहसास होता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री बताती है कि वो उनका गार्जियन बीस्ट है। जब वे महल में दाखिल होते हैं और राजकुमारी उससे हाथ मिलाने के लिए दौड़ती है, तो आर्चर्ड हीरो उसे छूने से मना कर देता है। इसके बाद राजकुमारी हीरो को अपना साधारण सा घर दिखाने के लिए खींच ले जाती है और बाकी लोग उन दोनों पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। अपने कमरों के अंदर वो उसे अपने साथ झूला झूलने का न्योता देती है और जब वो पर्दों से होकर गुजरता है तो उसे एक चमकदार बगीचा दिखता है। यह बगीचा राजकुमारी की खूबसूरती के साथ मिलकर उसके दिल की धड़कनें तेज कर देता है। वे शाम तक झूला झूलते हैं और वो रानी साहिबा से जनरल फैंग के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछता है। काफी कुछ बता चुकी राजकुमारी उसे अपना निजी कलेक्शन दिखाने की पेशकश करती है और जब वो पूछता है कि क्या उसके दोस्त भी आ सकते हैं, तो जिमो कहता है कि वे बिजी हैं और उसे एक शरारती मुस्कान देता है। लेकिन लगता है कि वो असल में शोर सीज हाउस के एक ट्रायल के रूप में फैंग के साथ कुछ योजना बना रहा है। बाद में जब जिमो और लिंग चेस खेल रहे होते हैं तो वो शर्माते हुए जिमो से कहती है कि वो हीरो की तरह ज्यादा जेंटलमैन और आकर्षक बने। वो मुस्कुराता है और उस शर्मीली लड़की को आखिरकार किसी आदमी के प्यार में पड़ने पर चिढ़ाता है और उन दोनों को नशे में धुत करके उसे बेहतर तरीके से जानने का प्लान बनाता है और सुझाव देता है कि वे इसमें औरतों को भी शामिल करें। रात में सब लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं
जहां जिमो हीरो की जानवरों जैसी शराब पीने की क्षमता की तारीफ करता है। यह देखकर कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा है, वे सब सहमति में सिर हिलाते हैं और हीरो को अपनी खास शराब परोसने लगते हैं। लेकिन हीरो अपने देश से सबसे कड़क शराब मंगवाकर पलटवार करता है और सबको बड़े बड़े कटोरों में पिलाने लगता है। वो सबको एक एक करके तब तक शराब पिलाता है जब तक कि वे सब अपनी सुध बुध खोकर बेहोश नहीं हो जाते। जैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं, हीरो को समझ आ जाता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था और वो खुद को बर्फ में जमा लेता है। तभी जिमो अपना नाटक खत्म करता है और लिंग और जनरल को एंटीडोट दवा देने से पहले अपने भाई से माफी मांगता है। लिंग को शक होता है और वो उससे जवाब मांगती है, तो जिमो तर्क देता है कि हीरो उनके सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता, इसीलिए उन्हें यह मिशन अकेले ही पूरा करना होगा। इसके साथ जनरल फैंग राजकुमारी को प्यार से ढकने के बाद आगे बढ़ती है, जिससे हीरो का यह सिद्धांत गलत साबित हो जाता है कि वो कोई विद्रोही है। महल की छत पर पहुंचकर वो महिला आसमान में एक फ्लेयर दागती है और वो अपने सैनिकों को महल को सील करने के लिए कहती है, जो विद्रोह की शुरुआत का संकेत था। एक बच्ची के तौर पर वो एक बलि थी जो इधर उधर भटकते हुए आजाद हो गई थी और एक विशाल बीस्ट से टकरा गई जिसने एक दूसरी लड़की की पूरी जिंदगी चूस ली थी और उसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना दिया था। इस बात ने फैंग को इतना डरा दिया कि उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भागते हुए उसने एक बोरी गिरा दी जिससे गार्ड्स का ध्यान उस पर गया। उन सबने उसे घेर लिया और हेड प्रीस्टर से पूछा कि क्या करना है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे मार दो और ये गलती कभी मत दोहराना। उस छोटी बच्ची को फूट फूट कर रोते देख युवा राजकुमारी को उस पर कुछ तरस आ गया, जिसने प्रीस्ट महिला से मिन्नतें की कि उस लड़की को उसके गार्ड के रूप में जिंदा रहने दे, ये कहते हुए कि वे पहले ही बहुतों की बलि दे चुके हैं। वापस वर्तमान में आते हुए फैंग गार्जियन बीस्ट के घर के छिपे हुए रास्ते को तबाह कर देती है और अपनी टुकड़ियों को इकट्ठा करती है कि अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। वो अपनी टुकड़ी के साथ सीढ़ियों से नीचे जाती है और जिमो और लिंग उसके पीछे पीछे जाते हैं, जबकि हीरो अभी भी अपने बर्फ के घेरे में बंद है और रानी के खिलाफ जाने के फैंग के इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। फैंग एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां वो एक बड़ा सा घंटा बजाती है जो सारी बलियों को बुला लेता है, यह बताने के बाद कि उन्हें कभी ना कभी बाहर की दुनिया देखने के झूठे वादे किए गए थे। फैंग प्रेगनेंसी कुंड की तरफ बढ़ती है और बताती है कि देवी ने उन्हें छोड़ दिया है और उनकी रक्षा के लिए एक खूंखार गार्जियन मॉन्स्टर छोड़ गई है जिसे बलियों की जरूरत होती है, जिसका अंदाजा हीरो ने भी लगा लिया था। जब वो अपने पीछे आ रहे गार्ड से बचकर भागता है तो जिमो और लिंग मॉन्स्टर के कमरे का रास्ता साफ कर देते हैं, जहां एक प्रीस्ट जनरल फैंग से पूछती है कि वो वहां क्या कर रही है। गुस्से से आगा बबूला होकर फैंग चिल्लाती है कि ये देश इंसानी जानों के बदले जिंदा है और रानियों ने इस सच्चाई को बहुत लंबे समय तक छिपा कर रखा है। वो पूछती है कि बेगुनाह अनजान लड़कियों की इस तरह बलि क्यों दी जानी चाहिए, और वो प्रीस्ट महिला कहती है कि उन्हें उस देवता का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उनके देश को जिंदा रखे हुए है। लेकिन फैंग तंग आ चुकी है और दृढ़ता से ऐलान करती है कि उसने उन बेकार देवताओं को धोखा देने का फैसला किया है। इसके साथ उन तीनों लड़ाकों ने अपनी शक्तियां खोल दी और मॉन्स्टर को घेर लिया। दूसरी तरफ हीरो गार्ड्स को जमा देता है और अंडरग्राउंड कमरे की तरफ निकल पड़ता है, जहां जिमो मॉन्स्टर को घुटनों पर ले आता है, जबकि लिंग इंसानी रेल्म के सबसे ताकतवर जादू की बौछार से उसे बेबस कर देती है। लेकिन गार्जियन बीस्ट पर कोई असर नहीं होता और जब वो उसे उड़ा देता है तो जनरल अपना सबसे ताकतवर वॉर तैयार करती है और एक आखिरी बलि वाला फिनिशर वॉर देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कहीं से भी जमीन से बर्फ की विशाल कीलें निकलती हैं और हीरो पूछता है कि क्या उन्हें मरने का शौक है। इसके साथ वो उन्हें लेक्चर देता है कि किसी भी बड़े बीस्ट को हमेशा पहले बेबस करना चाहिए और अपने बर्फीले गोलों का इस्तेमाल करके उसके सारे अंगों को जमा देता है। ये देखकर सैनिक पूछते हैं कि फैंग ने शुरू से ही हीरो को मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए क्यों नहीं कहा, और उसका छोटा सा दिमाग ये सब समझने में नाकाम रहता है। तो जिमो कहता है कि उसका भाई काफी मजबूत है। तभी लिंग अपनी फेरी फ्लूट जादुई बांसुरी का इस्तेमाल करके हीरो को इतना ताकतवर बना देती है कि वो लगभग बोइंग 737 की तरह क्रैश हो जाता है। उसे अपनी तरफ इतनी प्यारी सी मुस्कान देते हुए देखकर जिमो को जलन होने लगती है, क्योंकि उसने कभी उसका जादू अनुभव नहीं किया था। हीरो उस गार्जियन बीस्ट को तब तक भूनता है जब तक कि वो अचानक अपनी पूंछ से लाल रोशनी नहीं निकालता। जिमो हीरो को चेतावनी देता है कि ये आत्मा को तबाह करने वाला स्पेल है, लेकिन वो सामने से इसका सामना करने का नाटक करता है और फिर पीछे से आकर विशाल कीलों से मॉन्स्टर को छेद देता है। इसके बाद जैसे ही फैंग बीस्ट को खत्म करने के लिए लपकती है, हीरो उस गुस्सैल औरत को शांत होने को कहता है। वो कहता है कि औरतों के देश की किस्मत चुनने से पहले उसे सच सामने लाना चाहिए। वो जोर से पूछता है कि क्या वो अपने साथियों को कुछ बताना भूल गई है, लेकिन फैंग मजाक उड़ाते हुए एक और झूठ बोल देती है। तो हीरो बताता है कि सिर्फ रानी और प्रधानमंत्री को ही पता है कि वो मॉन्स्टर उनके देश का कोर है जो उस विशाल बैरियर को बनाए हुए है। गार्ड्स तुरंत अपनी जनरल की बातों पर शक करने लगते हैं
और जब वो उनका जवाब देने से इनकार कर देती है तो हीरो खुलासा करता है कि बैरियर के ठीक बाहर की 108 मूर्तियों में खून के प्यासे बीस्ट छिपे हैं जो बैरियर के गिरते ही उनके देश को तबाह कर देंगे। ये सुनकर फैंग आखिरकार बोलती है कि सरहदों की रखवाली के लिए उसके पास सबसे बेहतरीन योद्धा हैं, लेकिन हीरो उसे सच्चाई से रूबरू कराता है कि उनमें से सिर्फ एक ने ही उसकी आधी ट्राइब को काट डाला था। जिमो और लिंग के इतने अन्यायपूर्ण देश पर चिंता जताने के बाद फैंग की यादें एक युवा राजकुमारी पर जाती हैं जिसने उससे कहा था कि वो उसे अपनी पिछली रानियों की तरह एक बेरहम रानी बनने से बचा ले। तभी एक परेशान प्रधानमंत्री अंदर भागती हुई आती है और पूछती है कि उन्होंने रानी के साथ क्या किया है। लेकिन इससे पहले कि हीरो समझ पाता कि उसका क्या मतलब था, फैंग अपना सबसे ताकतवर वार करती है और रानी को एक ही झटके में खत्म कर देती है। उसके शरीर के गायब होने के बाद रानी का मुकुट जमीन पर गिर जाता है और जब फैंग उसे तबाह करने की कोशिश करती है तो वो टीम रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाती है। जब सब मुकुट के पीछे भागते हैं तो हीरो उसे प्रेगनेंसी कुंड में घूमता हुआ पाता है। जिमो भागकर अंदर जाता है और उसे कुछ देर के लिए जमाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर हवा में उड़ जाता है। ये देखकर कि वो उसे रोक पा रहा है, हीरो अपने दोस्त से कहता है कि वो मुकुट को रोके रखे, जबकि वो राजकुमारी को फैंग से बचाता है। एक पल के लिए अपना सिर खुजलाने के बाद जिमो अपने मास्टर से मदद की भीख मांगता है और बदले में ट्रायल छोड़ने की बात कहता है। और जब वो बूढ़ा आता है तो वो कबूल करता है कि वो ट्रायल हमेशा से ही एक बड़ा धोखा था और वो 4 सीज हाउस से रिटायर होने का फैसला करता है। वो एक बाइंडिंग स्पेल, बांधने वाला जादू का इस्तेमाल करता है और जिमो को हीरो की मदद करने का निर्देश देता है, जो अभी राजकुमारी को फैंग से वापस ले रहा है। उसके कामयाब होने के बाद प्रधानमंत्री राजकुमारी को जनरल के गुनाह के बारे में बताती है, जिसके लिए वो माफी मांगती है। जिमो के मास्टर जहू को मुकुट को ज्यादा देर तक बांधने में संघर्ष करते देख रानी साहिबा समझ जाती हैं कि अब समय आ गया है कि वो मुकुट पहने और अपनी किस्मत का सामना करे। हीरो जोर देता है कि उसका खानदान खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बताती है कि उसकी एक छुपी हुई बहन है और उससे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहती है, जो एक आदमी को गले लगाने की है। जैसे ही वो उसके बर्फ से ढके शरीर को पूरे दिल से गले लगाती है, वो महिला एक उदास मुस्कान के साथ अलविदा कहती है। उसे मौत की तरफ जाते देख हीरो को मास्टर शेनॉन की वो सलाह याद आती है जिसमें उन्होंने मुश्किल समय में उसकी स्टार समनिंग टेक्निक्स पर भरोसा करने को कहा था। अचानक उसे कुछ समझ आता है और राजकुमारी को रोकने के बाद हीरो मुस्कुराता है और उस महिला से पूछता है कि क्या वो भरोसा इकट्ठा करना सीखना चाहेगी। फिर वो समझाता है कि उसके पूर्वज बैरियर को बनाए रखने में नाकाम रहे क्योंकि इंसानों की उम्र कम होती है और ये किया जा सकता है भले ही ये टेक्निक पहले कभी कामयाब न हुई हो। हीरो उसकी प्यार भरी आंखों में देखता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ भरोसा करे, जबकि मास्टर जू परेशान दिखते हैं और उनसे जल्दी करने की मिन्नत करते हैं। राजकुमारी अपना सारा भरोसा हीरो पर रख देती है तो वो उससे कहता है कि देश की किस्मत पूरी तरह से उसकी कल्पना और लगन पर टिकी है। रानी साहिबा बिना किसी हिचकिचाहट के मुकुट की तरफ छलांग लगाती हैं और उस भंवर में समा जाती हैं। हीरो फिर दूसरों को निर्देश देता है कि वे देश की नजरों में उसका रुतबा बढ़ाएं और एक स्मारक बनाएं, जिसके बाद चमत्कार दिखाए ताकि उनके आशीर्वाद पर उनका भरोसा बढ़े। और आखिर में एक मैजिक फॉर्मेशन, जादुई घेरा बनाकर इसे पूरा करें। काम पूरा होने के बाद हीरो ब्लूप्रिंट्स प्रधानमंत्री को सौंप देता है और उसे इसे राज रखने को कहता है। जब वो उसे भरोसा दिलाती है तो मास्टर जू जोड़ते हैं कि 4 सीज हाउस चुप नहीं बैठेगा, लेकिन जिमो कहता है कि वो उन्हें संभाल लेगा। इस बीच शिनोंग एक लाल दानव को सुअर की तरह उल्टा लटकाकर कुंगलान पहाड़ पर एक लेजेंडरी पौराणिक जड़ी बूटी का पता बताने के लिए पूछताछ करता है। अगले दिन हीरो स्मारक को छूकर रानी साहिबा का हालचाल लेता है और सबको खुशखबरी देता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। शाम को जिमो का मास्टर उसके उस शानदार आइडिया की तारीफ करता है जिसने बिलीफ टेक्निक को सच कर दिखाया, लेकिन हीरो उसे बस एक तुक्का बताता है। मास्टर जो फिर उसे एक खौफनाक अंकल की तरह अपनी दाढ़ी सहलाता है और पूछता है कि क्या उसे लेडी लिंग में दिलचस्पी है, लेकिन वो तुरंत उसे फ्रेंड जोन कर देता है। वो आदमी फिर ये बात छेड़ता है कि राजकुमारी उस पर पूरी तरह से फिदा थी और वे लोग शराब पीते हुए और हंसते हुए मजे करते हैं। जिमो का मास्टर फिर वो फॉर्मेशन पूरा करता है और हीरो उसे जीत की पार्टी में आने का न्योता देता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो बिजी है। कहीं दूर सुनसान जगह पर मास्टर जो 4 सीज हाउस से एक महिला और एक आदमी से मिलता है और पूछता है कि इस्तीफा देने के बावजूद उन्होंने उसे क्यों बुलाया। वो आदमी उस पर जिमो और लिंग के ट्रायल से पीछे हटने का जवाब देने का दबाव डालता है, लेकिन वो बूढ़ा कहता है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो आदमी फिर उसे कहता है कि वो हीरो को उस मशहूर बिलीफ टेक्निक के ब्लूप्रिंट्स का खुलासा करने के लिए मनाने में मदद करे, जिसमें मास्टर जू साफ तौर पर शामिल होने से इनकार कर देता है और निंजा महिला के पीछे से किए गए अचानक अटैक को एक लेजेंड, महान इंसान की तरह अपनी पीठ मोड़कर अनसुना कर देता है। रात के समय जिमो अपने एल्डर्स का पार्टी में स्वागत करता है और हीरो की तारीफों के पुल बांधता है,
जब वो उन्हें पार्टी में ले जाता है। उसकी दादी उसे कहती है कि हालांकि ये पहली बार है जब किसी ने उस अकेले इंसान को दोस्त कहा है, लेकिन उसे ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जिसे जिमो हंसकर टाल देता है। महिलाएं फिर अंदर से आ रही एक जबरदस्त ग्रूवी मजेदार बीट सुनकर हैरान रह जाती हैं, जिसे जिमो हीरो के नए आविष्कार डिस्को के रूप में पेश करता है। लेकिन जैसे ही वे लिंग को एक पार्टी एनिमल की तरह बेकाबू होते देखती हैं, तो वे पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाती हैं और उस असभ्य महिला पर चिल्लाने लगती हैं। पार्टी के बाद लिंग बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और हीरो से पूछती है कि उसने कितनी शराब पी थी, जबकि जिमो उसे ये कहकर दिलासा देने की कोशिश करता है कि वो उसकी तरफ से एल्डर्स से बात करेगा। जैसे ही वे लड़के उनसे बात करने के लिए निकलते हैं, वो महिला शर्माते हुए बताती है कि असल में उन जबरदस्त डांस मूव्स के बाद उसे एक ब्रेकथ्रू बड़ी कामयाबी मिली है, और उसके उदास होने की वजह यह है कि जब एल्डर्स ने यह सुना तो उन्होंने उसे बधाई दिया। हीरो फिर जाने का फैसला करता है और जिमो और लिंग को उनके विदाई के तोहफे देता है, एक पंखा जो सुइयां छोड़ता है और मुड़े हुए स्ट्रॉ पाइप, ताकि लिंग अपने घूंघट के जरिए आसानी से पी सके, जो देखकर वो शर्म से लाल हो जाती है। जिमो फिर मौके का फायदा उठाता है और दुनिया भर में हॉटीज खूबसूरत लड़कियों की तलाश में उसके साथ जुड़ने का ऑफर देता है, लेकिन हीरो उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो सिर्फ बर्डन होगा। जस्ट बिफोर वो नोटिस बिना लेव करता है, वो वोंग प्रिंसेस की स्टैचू से गुड बाय कहता है। हर मेजेस्टी अचानक मैनिफेस्ट होती है और एक्साइटेडली उसके चारों तरफ सर्कल करती है। कहती है कि वो जब भी जर्नी से थक जाए तो उसके साथ ड्रिंक एंजॉय करने के लिए वेलकम है। रास्ते में वो वोंग बैरियर से फ्लाई करता है और शॉर्ट ब्रेक लेता है। अचानक मास्टर शेनोंग की वॉइस सुनाई देती है वीमेन नेशन में उसके अचीवमेंट की कॉम्प्लीमेंट करते हुए। लेकिन फिर 4 सीज की निंजा लेडी और वेडो कहीं से भी शो अप हो जाते हैं। वे डिमांड करते हैं कि वो स्ट्रगल बिना उनके हायराप्स से मिले, और निंजा लेडी उसे गन पॉइंट पर होल्ड करके डिक्लेयर करती है कि उनका सेक्ट ह्यूमन रियल्म के सभी मैटर्स पर ग्रेट अथॉरिटी रखता है। लेकिन वो फिनिश करने से पहले मास्टर शेन उसके पीछे शो अप होता है और दोनों इडियट्स को इनकैपेसिटेट कर देता है। ओल्ड मैन रैंट करता है कि उन्होंने हाउस की अथॉरिटी को, जिसे उसने फाउंडेड किया था, सुल्ली कर दिया। लेकिन वुवांग उसे चिल आउट करने को कहता है और अपनी न्यू इन्वेंशन लॉलीपॉप एंजॉय करने को। सब्जेक्ट चेंज करके मास्टर शेनोंग उसे बताता है कुंगलान माउंटेन पर स्पिरिचुअल हर्ब की डेंजर स्ट्रिप के बारे में, और उसे राइड ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि वो कुछ एडवाइस ऑफर कर सकता है। सो वुवांग रिकॉल करता है कि वेस्टर्न वाइल्डनेस क्वीन मदर की टफ है और स्माइल करता है कि वो ज्यादा हेल्प नहीं होगा। गेजर लाफ करता है कि वो वुवांग की हेल्प से अपना फाइनल विश फुलफिल करेगा और टेलीपोर्ट अवे हो जाता है। वेस्टर्न वाइल्डनेस में कैंपिंग करते हुए मास्टर शेडिंग अपना डिसबिलीफ शेयर करता है कि वुवांग ने वीमेन नेशन की सेंचुरी ओल्ड प्रॉब्लम कितनी फास्ट सॉल्व की, और बिलीफ कलेक्टिंग की स्टोरी शेयर करता है जो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार यूज हुई। बहुत पहले डीटीज के बीच वॉर सालों तक चली, जब तक एम्पर क्वीन विजेता के रूप में इमर्ज नहीं हुआ और कंपटीशन को नॉकआउट नहीं कर दिया। वो था जिसने वर्ल्ड को 9 वाइल्डरनेसेस में डिवाइड किया, जिसमें साउथ अब ह्यूमंस से पॉपुलेटेड था। फायर डीटी ने सीज कर लिया, जो ह्यूमंस को इंफीरियर बग्स की तरह रूथलेसली ऑप्रेस करता था। ये चीज वो वोंग के नर्व्स पर चढ़ जाती है। मास्टर शेनोंग कंटिन्यू करता है कि एक सिंगल ह्यूमन ने वुड से फायर क्रिएट करना डिस्कवर किया और फायर डीटी के खिलाफ वॉर वेज किया, टैबू नॉलेज स्प्रेड करके, जिससे उसे ओशन में बनिश कर दिया गया। लेकिन सेंचुरीज बाद जब डीटी ने फिर से एंगर वेंट किया तो मैन ने ओशन को जीसस की तरह स्प्लिट कर दिया। और जब फायर डीटी उसे बग की तरह स्क्विश करने की कोशिश करता है, जीसस उसे ब्लास्ट से फ्लाइंग कर देता है। ग्रेसफुल ह्यूमन फिर उसे जोजो कैरेक्टर की तरह अप्रोच करता है और डीटीज रूल को वंस एंड फॉर ऑनल एंड कर देता है। उस टाइम दूसरे डीटीज ने इंटरवीन नहीं किया क्योंकि वे फायर डीटी से डिस्पाइज करते थे, लेकिन वे टेरिफाइड हो गए कि एक मियर ह्यूमन डिवाइन बीइंग की सोल शैटर करने में कैपेबल है। वो मैन था सुए आयरन। उसके बाद हीवेंस ने रिटेलिएट किया, लेकिन स्वीरियर के लीड में ह्यूमंस ने उन्हें डिफीट किया और हाफ कॉन्टिनेंट तक टेक ओवर कर लिया। जब तक थका हुआ ह्यूमन हीवेनली एम्परर क्वीन के साथ नेगोशिएट नहीं किया और साउदर्न वाइल्डरनेस इनहेरिट नहीं कर ली। निष्कर्ष निकलता है कि इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसानों को अपने हकों के लिए देवताओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल अपने पूर्वजों की तरह, और इस जज्बे को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। यह कहने के बाद मास्टर शेनोंग हीरो को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जगह लेना बहुत मजेदार है, लेकिन हमारा हीरो उनके इस ब्रेन वॉश करने के बेकार से तरीके में नहीं फंसता। हीरो कहता है कि वो अपने मास्टर और सुइरोन की तरह एक ताकतवर हीरो बनने के लिए उत्साहित है, तो वो बूढ़ा आदमी उसे एक एल्केमी जादुई पॉट तोहफे में देता है। उत्सुक होकर वो अपने मास्टर से यह भी पूछता है कि इमॉर्टल्स की भी एक उम्र क्यों होती है, जिस पर शेनोंग जवाब देते हैं कि यह हेवनली सम्राट की तय की गई एक सीमा है। इसके बाद वे दोनों लुभावने कुनलान अभयारण्य में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां का ऑरा हीरो को पूरी तरह से दबा देता है। अचानक बिजली वाला बीस्ट लुवू एक धमाकेदार एंट्री मारता है
और उसके पीछे पीछे 3 और मॉन्स्टर्स आते हैं जिन्हें उन्हें हराना है। मास्टर शेनॉन आह भरते हैं और पूछते हैं कि क्या हीरो की थोड़ी पैंट गीली हो गई, जिसे वो ईमानदारी से मान लेता है क्योंकि वो सच में बहुत कमजोर है। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो द्वीप पर उसका इंतजार करे और उसे उठाकर एक पोर्टल में फेंक देता है। डोरेमोन की टाइम मशीन की तरह अंतरिक्ष में उड़ने के बाद हीरो एक सुनसान द्वीप पर क्रैश लैंड करता है जहां एक प्यारा सा बीच हाउस है। वहां पड़े पड़े वो सोचता है कि क्या मास्टर ने उसे अपने वारिस होने के बारे में झूठ बोला था और उसे छोड़कर जाने से पहले उसकी ब्लेसिंग ठग ली। वो झपकी लेने का फैसला करता है, लेकिन एक चिड़िया उसे जगा देती है जो किसी पोकेमॉन की तरह सिर्फ जिन वेई बोलती है। हीरो उस प्यारी सी चिड़िया से पूछता है कि क्या उसने उसे बचाया है और उसे एक फल देता है, लेकिन वो खूंखार चिड़िया उसे खा जाती है और बदले में उसे एक सुनहरा फल लाकर देती है जो उसे अंदर से पूरी तरह से हील कर देता है। वो पूछता है कि क्या वो उसकी बात समझ सकती है और उसे बार बार जिनी कहकर तब तक चिढ़ाता है जब तक कि वो जादू से एक श्राइन मेडेन पुजारिन के कपड़ों में एक लड़की नहीं बन जाती। ये यकीन न कर पाने पर कि वो एक लड़की है, वो बेताबी से उससे वापस चिड़िया बनकर उसके हाथ पर बैठने को कहता है और जब वो अपने इंसानी पैरों से उस पर उतरती है तो उसे एक दर्दनाक झटके की बजाय काफी मुलायम महसूस होता है। खुशी से रोते हुए गलती से हीरो उसकी ड्रेस के नीचे देख लेता है और वो लड़की उसे उठाकर समंदर में फेंक देती है। थोड़ी देर बाद वो उस मुंह फुलाए हुए लड़की से माफी मांगता है और उसे थोड़ा उड़ते हुए देखता है। हीरो समझ जाता है कि जिन वेई उसे झटका इसलिए नहीं देती क्योंकि वो एक इंसानी लड़की की आत्मा है और उसका नाम कुछ बार दोहराने के बाद उसे एहसास होता है कि वो मास्टर शेनॉन की बेटी है। अचानक उसे समझ आता है कि यही वो आखिरी ख्वाहिश थी जिसे मास्टर उससे पूरी करवाना चाहते थे और वो मुस्कुराता है जब उसे एहसास होता है कि उस बूढ़े ने उसकी सेटिंग करवा दी। उस बड़ी सी दुनिया में इकलौती ऐसी लड़की को देखकर जिसे वो छू सकता है, हीरो अपनी खुशी नहीं रोक पाता और वो गर्व से ऐलान करता है कि वो पक्का उस बूढ़े आदमी का दामाद बनेगा, जो बात 1 सेकंड बाद जिन वेई के छोटे से चिड़िया वाले दिमाग में घुसती है। पहाड़ों में कहीं एक गाय पोर्टल से बाहर निकलता है और लैंड बीस्ट उसके सामने रोर करता है। उसकी इंसेन ऑनरा के आगे बोइंग डाउन करने से पहले वो गाय फिर टेलीपोर्ट अवे हो जाता है और यही तरीका है कि लिटिल मास्टर की बेटर लाइफ का सीजन 1 खत्म होता है।